हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन बात करने वाले हैं एंट्रो 1 to 1 के अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी आज अपन वो बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा अपन वो संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज की अगर क्लास की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अपन बात करने वाले हैं और इसमें अपन पहले देखेंगे कि कौन कौन सी है वो अपनी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, उन डेफिनेशन की अपन है वो बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बाय डेफिनेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो पहली डेफिनेशन अपनी क्यूटिकल कौन सी है स्टूडेंट्स? क्यूटिकल है कि क्यूटिकल क्या होता है। बात करें अगर स्टूडेंट्स क्यूटिकल के बारे में कि क्यूटिकल क्या होता है, तो उपत्वचा कीटों की बाहरी परत होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? कीट होते हैं, कीटों की सबसे बाहरी परत होती है वो उपत्वचा या क्यूटिकल होती है। उसके अलावा बात करें तो ये एपिडर्मिस द्वारा स्त्रावित होती है। किसके द्वारा स्त्रावित होती है? क्यूटिकल कीटों की सबसे बाहरी परत होती है और ये एपिडर्मिस के द्वारा स्त्रावित होती है, यानी कि एपिडर्मिस के द्वारा इसका है वो निर्माण होता है। इसमें काइटिन, प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। क्यूटिकल किसकी बनी होती है? काइटिन, प्रोटीन एवं लिपिड की है वो बनी होती है। ये शरीर को कठोरता, आकृति तथा सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर को कठोरता प्रदान करती है, शरीर को आकृति प्रदान करती है और शरीर की है वो सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक अंगों की शरीर की सुरक्षा करती है। अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन की। अगली अपनी डेफिनेशन है वो है मोल्टिंग। कौन सी स्टूडेंट्स? मोल्टिंग या निर्मोचन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? निर्मोचन या मोल्टिंग है वो अपन बात करने वाले हैं। निर्मोचन वह प्रक्रिया है जिसमें कीट अपनी पुरानी उपत्वचा को त्याग कर नई उपत्वचा बनाता है। निर्मोचन की प्रोसेस की बात करें, मोल्टिंग की बात करें, तो मोल्टिंग में क्या होता है? कीट के ऊपर जो पुरानी त्वचा होती है, कीट उन पुरानी त्वचा को हटाकर नई त्वचा को है वो धारण करता है, यानी कि उपत्वचा को त्याग कर नई उपत्वचा बनाता है। पुरानी उपत्वचा होती है उसको त्याग देता है और नई उपत्वचा है वो धारण करता है। यह वृद्धि एवं कायांतरण के दौरान होता है। अगर बात करें मोल्टिंग की, तो मोल्टिंग किसके दौरान होता है? मोल्टिंग वृद्धि एवं कायांतरण के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? मोल्टिंग होती है वो वृद्धि तथा कायांतरण के दौरान है वो होता है। और अपन बात करें पंख विन्यास की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? पंख विन्यास की मैं अगर बात करूं, बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन पंख विन्यास या वाइंड वेनेशन क्या होता है, पंख विन्यास क्या होता है, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो पंखों में स्थित नसों या वेन्स का विशेष ढांचा होता है। क्या होता है? अगर मैं बात करूं वाइंड विनेशन या पंख विन्यास की बात करूं, तो ये पंखों में स्थित विशेष नसें होती है, उन नसों का विशेष ढांचा होता है। ये कीटों की पहचान, उड़ान क्षमता एवं वर्गीकरण में सहायक होता है। किसमें होता है? कीटों की पहचान, कीटों की उड़ान क्षमता तथा वर्गीकरण में ये वो सहायक होता है। उसके बाद में अगला है मेटामॉर्फोसिस। क्या है स्टूडेंट्स? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यहाँ अगर बात करें तो रूपांतरण कि मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण क्या होता है। अगर मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण की बात करें स्टूडेंट्स अपन, तो ये एक जैविक प्रक्रिया है। मेटामॉर्फोसिस है ये स्टूडेंट्स कैसी प्रक्रिया है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कीट एक जीवन अवस्था से दूसरी अवस्था में है वो परिवर्तित होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कीट एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे सबसे पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। कैसे स्टूडेंट्स? अंडा, अंडा से लार्वा, प्यूपा और वयस्क में वो परिवर्तित होता है। उसके बाद में अगला है स्टूडेंट्स रसायन ग्राही या केमोरेस्पेक्टर। क्या है स्टूडेंट्स? केमोरेस्पेक्टर या रसायन ग्राही की अपन है वो बात करने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। केमोरेस्पेक्टर या रसायन ग्राही की बात करें तो ये संवेदी अंग होते हैं। ये रासायनिक उत्तेजनाओं को पहचानते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपने कीटों के शरीर के अंदर केमिकल उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, रासायनिक उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, उनको है वो पहचानते हैं। ये कीटों के श्वास, कीटों के श्वसन, भोजन और प्रजनन व्यवहार में सहायक होते हैं। अगर मैं बात करूं रसायन ग्राही या फिर केमोरेस्पेक्टर की बात करते हैं, केमोरेस्पेक्टर रसायन उत्तेजनाओं को है वो पहचानने का कार्य करते हैं तथा श्वसन, भोजन और जनन प्रक्रियाओं में वो सहायक होते हैं। उसके बाद में अगला है थैनाटोसिस। क्या है स्टूडेंट्स? थैनाटोसिस। थैनाटोसिस की बात करें तो ये एक प्रकार की रक्षा क्रिया है। थैनाटोसिस क्या बात करें तो ये कैसी है स्टूडेंट्स? रक्षा क्रिया है। कैसी है? थैनाटोसिस एक रक्षा क्रिया होती है जिसमें कीट मर्त होने का अभिनय करता है। अर्थात क्या करता है स्टूडेंट्स? कीट होता है वो मर्त होने का नाटक करता है। क्या करता है? कीट होता है वो मर्त होने का नाटक करता है ताकि परभक्षी उसे छोड़ दे। परभक्षी होती है वो उसको छोड़ दे। यानी कि अगर मैं बात करूं थैनाटोसिस की, थैनाटोसिस में क्या होता है? अपन किसी भी कीट के कोई स्पर्श करते हैं वस्तु या फिर उसके हाथ वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव आता है
तो वो इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे अपन समझते हैं कि वो मर गया है। इस प्रकार की फिर क्रिया होती है, उसको अपन है वो थैनाटोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थैनाटोसिस के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वो कीट है थोड़ी देर वो मरे हुआ का व्यवहार करेगा, फिर उसके बाद में वो चलने लग जाता है। उसके बाद में अगला है अपना निर्मोचन। क्या है स्टूडेंट्स? निर्मोचन या एकाइडेसिस। निर्मोचन की बात करें स्टूडेंट्स की, निर्मोचन क्या होता है? तो निर्मोचन उप त्वचा को त्यागने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? एक तो अपन ने पढ़ा था मोल्टिंग और ये है निर्मोचन। मोल्टिंग में क्या होता था? पुराने उप त्वचा को त्याग कर नई उप त्वचा धारण की जाती थी, लेकिन उप त्वचा को त्यागने की प्रक्रिया होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? निर्मोचन के नाम से जानते हैं। उप त्वचा को त्यागने की प्रक्रिया होती है, उसको अपन निर्मोचन के नाम से वो जानते हैं स्टूडेंट्स। ये हार्मोन एग्डिसोन द्वारा नियंत्रित होता है। कौन से हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है स्टूडेंट्स? एग्डिसोन के द्वारा। निर्मोचन है वो एग्डिसोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि निर्मोचन की प्रक्रिया होती है, ये एग्डिसोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, और ये वृद्धि का अनिवार्य भाग होता है। क्या होता है? कीटों की वृद्धि होती है, उनका अनिवार्य भाग होता है। निर्मोचन है वो कीटों की वृद्धि का मुख्य भाग होता है। उसके बाद में अगली है स्टूडेंट्स अपने टेंटोरियम। क्या है स्टूडेंट्स? टेंटोरियम। टेंटोरियम की मैं बात करूं तो ये सिर के अंदर पाए जाने वाला एक कठोर आंतरिक कार्टनीज संरचना होती है। टेंटोरियम क्या होता है स्टूडेंट्स? टेंटोरियम होता है ये सिर के अंदर पाई जाने वाली, सिर के अंदर क्या होती है? कठोर संरचना होती है। सिर के अंदर कठोर संरचना होती है। टेंटोरियम की बात करें तो ये सिर के अंदर पाई जाने वाली एक कठोर संरचना होती है, जो मुख्य रूप से काइटिन की बनी, काइटिन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? काइटिन्स की है वो बनी होती है। ये मस्तिष्क एवं मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? मस्तिष्क तथा मांसपेशियों को है वो सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद में अगली अपनी देखें तो अगली अपनी डेफिनेशन स्टूडेंट्स टैगमीना। कौन सी है? टैगमीना की। टैगमीना क्या होता है? तो ये अग्रपंख होते हैं। टैगमीना क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अग्रपंख होते हैं। कीटों के अंदर पाए जाने वाले अग्रपंखों को अपन किस नाम से जानते हैं? टैगमीना के नाम से जानते हैं। ये कठोर तथा चमड़े जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? टैगमीना होते हैं वो कीटों के अंदर पाए जाने वाले अग्रपंख होते हैं, और ये कठोर तथा चमड़े के जैसे होते हैं, जैसे टिड्डी और तिलचट्टे में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? टिड्डी होती है अपनी लोकेस्टा होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं। तिलचट्टे में पाए जाते हैं। ये उड़ने में सहायता नहीं करते बल्कि संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टैगमीना होते हैं ये उड़ने के अंदर है, कीटों के उड़ने के अंदर सहायता नहीं करते हैं, लेकिन है वो कीटों की वो रक्षा करते हैं। जब ये कीट बैठते हैं तो ये पिछले पंखों को है वो आसानी से ढक लेते हैं। उसके बाद में अगला अपना आता है हेल्टर्स। हेल्टर्स की बात करें कि हेल्टर्स क्या होते हैं, तो ये पक्षपंख होते हैं। डिप्टेरा कीटों में पाए जाने वाले परिवर्तित पक्षपंख होते हैं। हेल्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन? हेल्टर्स की। हेल्टर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? डिप्टेरा वर्ग के कीट होते हैं। उन डिप्टेरा वर्ग के कीटों में पाए जाने वाले पक्षपंख होते हैं। डिप्टेरा कीटों में, डिप्टेरा ऑर्डर होता है, गण होता है। डिप्टेरा गण के अंदर पाए जाने वाले कीटों के अंदर परिवर्तित पक्षपंख होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? परिवर्तित पक्षपंख, पीछे के ये पंख होते हैं। और अपन बात करें तो ये कीटों के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। किसमें? कीटों के अंदर बैलेंस बनाए रखने के अंदर है हेल्टर्स मदद करते हैं। उसके बाद में अगला आता है ऑक्सीटिल फेरामोन। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीटिल फेरामोन। ऑक्सीटिल फेरामोन की बात करें स्टूडेंट्स की, ऑक्सीटिल फोरामेन होती है वो क्या होती है? ऑक्सीटिल फोरामेन। ऑक्सीटिल फोरामेन की बात करें तो ये सिर के पिछले भाग में स्थित एक छिद्र होता है। कीटों का सिर होता है, सिर का पिछला भाग होता है, उसके अंदर स्थित एक छिद्र होता है, जो है वो कीटों के उदर तथा सिर के बीच में वो आदान प्रदान होता है, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गिरवा में वो प्रवेश करती है। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो कीटों के गिरवा के अंदर यानी उदर के अंदर है वो प्रवेश करती है। कौन से भाग से? तो ये करती है ऑक्सीटिल फेरामोन से। अगला है स्टूडेंट्स टैगमोसिस। कौन सी है? टैगमोसिस। टैगमोसिस। टैगमोसिस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये शरीर के खंडों का विशेषीकरण एवं मिलकर क्रियात्मक इकाई होती है। सिर, वक्ष और उदर का निर्माण करने की प्रक्रिया। टैगमोसिस क्या होती है? कीटों के शरीर के खंडों का विशेषीकरण एवं मिलकर है वो कार्यात्मक इकाई करने की प्रक्रिया होती है। कीटों के सिर, वक्ष और उदर होते हैं, इन तीनों को मिलाकर है वो क्रिया करने की प्रक्रिया होती है, उसको अपन है वो टैगमोसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अपनी अगली डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स इलिट्रा। आज थोड़ी जल्दी है इसलिए थोड़ा जल्दी क्लास ले रहे हैं। इलिट्रा की मैं बात करूं, फिर भी आप फिक्र मत करो, आपको आराम से वो समझाते हुए चलेंगे। इलिट्रा की बात करें तो ये कठोर, मोटे और रक्षक अग्रपंख होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कठोर, मोटे और रक्षक अग्रपंख होते हैं, ये उनको बोलते हैं अपन इलिट्रा। इलिट्रा भी है, ये अग्रपंख होते हैं, लेकिन ये कठोर होते हैं, मोटे होते हैं तथा ये रक्षा करने का कार्य करते हैं। ये कोलियोप्टेरा कीटों में पाई जाती है। कौन से पाई जाती है? कोलियोप्टेरा कीटों के अंदर। कोलिप्टेरा गण होता है। कोलिप्टेरा गण के
भरंग के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है स्टूडेंट्स? भरंग के अंदर वो पाए जाते हैं। और पीछे के उड़ने वाले पंखों को ढकने का कार्य करते हैं। पीछे के उड़ने वाले पंख होते हैं, उनको ये ढकने का कार्य करते हैं स्टूडेंट्स, इलिट्रा। अगला है मैंडिबल। मैंडिबल की बात करें तो ये मुखांगों का प्रमुख भाग होता है। मैंडिबल की बात करें तो कीटों के अंदर 5 प्रकार के मुखांग होते हैं, उन मुखांगों का ये भाग होता है। ये भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? भोजन को काटने, मैंडिबल काटने और चबाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? काटने और चबाने का वो कार्य करता है। ये एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक जोड़ी में होते हैं, यानी कि कुल 2 होते हैं और एक जोड़ी होते हैं मैंडिबल। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। अगली अपनी डेफिनेशन है फेरोजियल टांगे। कौन से स्टूडेंट्स? फेरोजियल लेग्स। और अपन ने जब थ्योरी क्लास ली थी उसमें अपन ने फेरोजियल लेग्स वगैरह सब लगभग अपने सारा कोर्स है वो अपन ने वहाँ क्लियर किया था। तो उसमें अपने आई थी फेरोजियल लेग्स। ये विशेष प्रकार की टांगे होती है जो पराग संग्रहण या भोजन की खोज हेतु रूपांतरित होती है। फेरोजियल टांगे होती है, क्या करती है स्टूडेंट्स? पराग संग्रहण का कार्य करती है। पराग संग्रहण का है वो कार्य करती है। और इसमें है वो क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? पराग टोकरियां पाई जाती है। ये मधुमक्खियों में होती है। किसमें होती है स्टूडेंट्स? हनी बी के अंदर होती है, हनी बी। अगर मैं बात करूं फेरोजियल टांगों की, तो फेरोजियल टांगे होती है वो हनी बी के अंदर पाई जाती है। पराग संग्रहण या भोजन की खोज हेतु है वो रूपांतरित हो जाती है। इनको अपन फेरोजियल टांगों के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। अगली है अपने स्टूडेंट्स स्टोमोडियम। कौन सी है स्टूडेंट्स? स्टोमोडियम। स्टोमोडियम की मैं बात करूं तो ये कीटों की प्रारंभिक आंत होती है। ये जो अग्रांतर से निर्मित होती है और मुख से अन्य नाल तक फैली रहती है। अगर बात करें अपने स्टोमोडियम की बात करें कि स्टोमोडियम क्या होते हैं, तो स्टोमोडियम होते हैं ये कीटों की प्रारंभिक आंत्र होती है, यानी कि कीटों का प्रारंभिक भोजन वो इसमें पाचन तंत्र होता है वो शुरू होता है। प्रारंभिक आंत होती है ये अग्रांतर से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है स्टूडेंट्स? अग्रांतर से निर्मित होती है स्टोमोडियम, और मुख से अन्य नाल तक फैली होती है। मुख से जो पाचन तंत्र होता है, आहार नाल होती है, आहार नाल तक ये फैली रहती है स्टोमोडियम। उसके बाद में अगली है अपनी कोकून। कौन सी है? कोकून। कोकून रेशमी खोल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कोकून होता है ये एक रेशमी खोल होता है। क्या होता है? कोकून होता है ये रेशमी खोल होता है। ये कुछ कीटों के प्यूपा को ढकता है। क्या करता है? कुछ विशेष कीटों के प्यूपा को ये ढकता है। जैसे रेशम कीट हो गया, रेशम कीट के अंदर कोकून होता है, ये एक रेशमी खोल होता है। कुछ कीटों के अंदर है वो प्यूपा को ढकने का कार्य करता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? कोकून होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, रेशम कीट को लार्वा होता है, प्यूपा होता है, उसको कोकून निकालने के लिए गर्म पानी के अंदर अपन डुबो कर रखते हैं, जैसे ऊपर से कोकून है वो निकल जाता है रेशे के रूप में। उसके बाद में अगला है फिलिफॉर्म एंटीना। कौन सी है स्टूडेंट्स? फिलिफॉर्म एंटीना। फिलिफॉर्म एंटीना की बात करो तो ये धागे जैसे लंबे एवं बेलनाकार संवेदी अंग होते हैं। क्या होते हैं? एंटीना अपन को पता है संवेदी अंग होते हैं। ये धागे जैसे लंबे और बेलनाकार होते हैं। कैसे होते हैं? फिलिफॉर्म का मतलब हो गया धागे नुमा। कैसे हो गया स्टूडेंट्स? धागे नुमा, लंबे और बेलनाकार होती है। ये कीटों में स्पर्श और गंध ग्रहण करने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कीटों में स्पर्श तथा गंध को ग्रहण करने में ये सहायक होते हैं। उसके बाद में अगली है अपनी स्कूटेलम। कौन सी है? स्कूटेलम। स्कूटेलम की बात करें तो स्कूटेलम क्या होता है? कीटों के वक्ष के पृष्ठ भाग का त्रिकोणीय या अर्ध गोलाकार भाग होता है। स्कूटेलम क्या होता है? कीटों के वक्ष के पृष्ठ भाग का, यानी कि अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पक्ष वक्ष का भाग होता है ये स्कूटेलम। क्या होता है स्टूडेंट्स? पक्ष वक्ष का भाग होता है। और पक्ष वक्ष में भी क्या होता है? वक्ष होता है, उसका पृष्ठीय भाग होता है और त्रिकोणीय या अर्ध गोलाकार भाग में होता है। ये अक्सर है मेजोथोरैक्स के पीछे स्थित होता है। किस पर होता है? मेजोथोरैक्स के पीछे की ओर है वो स्थित होता है। उसके बाद में अगला है अपना गिजार्ड। कौन सा स्टूडेंट्स? गिजार्ड। गिजार्ड की मैं बात करूं तो ये कीटों की मध्य आंत्र की संरचना होती है। कीटों की जो मिड गार्ड होती है, गिजार्ड होती है, वो मिड गार्ड या मध्य आंत्र की है वो संरचना होती है। ये भोजन को पचाने हेतु उसे पीसने का कार्य करता है। गिजार्ड का क्या कार्य है स्टूडेंट्स? गिजार्ड के कार्य की बात करें तो भोजन को पीसना होता है। क्या होता है? भोजन को पीसना। गिजार्ड होती है ये भोजन को पीसने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है स्टूडेंट्स? गिजार्ड होती है कीटों की मध्य आंतर के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का वो कार्य करती है। उसके बाद में अगला है अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। क्या है स्टूडेंट? पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? अनिषेक जनन क्या होता है? अगर मैं पार्थेनोजेनेसिस की बात करूं तो ये एक प्रजनन की प्रक्रिया होती है जिसमें अंडाणु बिना निषेचन की भ्रूण में निर्माण लेता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो ये एक प्रजनन की प्रक्रिया होती है और पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? अंडाणु होता है, ये बिना निषेचन के ही
भ्रूण का निर्माण लेता है, एफिड्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एफिड्स होते हैं। एफिड्स के अंदर है वो पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, जिसमें अंडाणु बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण ले लेता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। अगली अपनी डेफिनेशन है टार्सस। टार्सस की बात करें तो ये टांगों का भाग होता है, ये टांग का अंतिम खंड होता है। क्या होता है? टार्सस होता है किसी भी कीट के टांग का अंतिम खंड होता है। ये पेड़ों को पकड़ और चलने में सहायता प्रदान करता है। टार्सस के कार्य क्या है? पेड़ों को पकड़ मजबूत करने के लिए और चलने में ये सहायक होता है टार्सस। और ये उपखंडों टार्सोमेरा में विभाजित होता है। टार्सस भी आगे वो टार्सोमेरा उपखंड के अंदर विभाजित होता है। फिर अगला है अपना मेल पीगी नलिका है। क्या है स्टूडेंट्स? मेल पीगियन ट्यूबल्स। मेल पीगियन ट्यूबल्स की बात करें तो ये उत्सर्जन तंत्र का अंग होता है। किसका अंग होता है स्टूडेंट्स? उत्सर्जन तंत्र का। ये नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं और जल संतुलन बनाते हैं। वाटर बैलेंस्ड बनाते हैं, जल संतुलन बनाए रखते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन का मुख्य अंग होता है। कीटों में उत्सर्जन होता है वो मुख्य रूप से मेल पीगियन नलिकाओं के द्वारा ही होता है। अगला है अपना स्टूडेंट्स एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। ये एकल परत की कोशिकाओं से बनी होती है। ये उप त्वचा के नीचे स्थित होती है। एपिडर्मिस की बात करें तो एकल परत होती है। कैसे होती है? एपिडर्मिस एकल परत होती है। ये कोशिकीय होती है। कैसी होती है? कोशिकीय होती है, यानी कि कोशिकाओं की बनी होती है। जीवित संरचना होती है, उप त्वचा के नीचे होती है। कहाँ पर होती है? उप त्वचा के नीचे की ओर ये स्थित होती है। और ये उप त्वचा का क्या करती है? स्राव करती है, यानी कि उप त्वचा का निर्माण होता है वो किससे होता है? एपिडर्मिस से होता है। किससे होता है स्टूडेंट्स? उप त्वचा का निर्माण होता है वो अपने एपिडर्मिस के द्वारा होता है। अगला है शुक्रधानी या स्पर्मेटोथेका। शुक्रधानी या स्पर्मेथेका या शुक्रधानी। अगर मैं बात करूं स्पर्मेथेका या शुक्रधानी की तो ये एक थैलीनुमा अंग होता है। कैसा होता है? थैलीनुमा अंग होता है। ये मादा कीट द्वारा संग्रहित शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? शुक्रधानी के अंदर मादा कीट के द्वारा संग्रहित शुक्राणु होते हैं और निषेचन के समय उपयोग में होते हैं। अगर शुक्रधानी या स्पर्मेथेका की बात करें तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर मादा कीट के द्वारा संग्रहित शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मादा कीट के द्वारा संग्रहित शुक्राणु होते हैं और निषेचन के समय ये काम आते हैं। अगला है कीट आकार की या इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये कीटों की बाहरी संरचना होती है, जैसे सिर, वक्ष, उदर, पंख, टांगे, एंटीना आदि का अध्ययन करना। कीटों की बाहरी संरचना जैसे सिर, वक्ष, उदर हो गया, पंख, टांगे, एंटीना वगैरह का उदाहरण अपन अध्ययन करते हैं। उसको क्या कौन सी शाखा में करते हैं? इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। ये वर्गीकरण एवं कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। टैक्सोनॉमी एवं कार्य की दृष्टि से होती है ये स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण होती है। अब अपन बात करते हैं मुख्य अंतरों की। किसकी बात करेंगे? अपने डिफरेंट है उनकी बात करने वाले हैं। तो पहला डिफरेंट है स्टूडेंट्स, वो कौन सा है? पूर्ण और अपूर्ण। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। किसके बीच में अपन को डिफरेंट बताना है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। पूर्ण कायांतरण में जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्थाएं होती है? जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क होती है। पूर्ण कायांतरण के अंदर जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क होती है। जबकि अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 3 अवस्थाएं होती है। अंडा, निप और वयस्क। क्या होता है? अंडा से बनता है निप और निप से बनता है स्टूडेंट्स वयस्क। क्या बनता है? वयस्क। पूर्ण कायांतरण के अंदर अंडा से बनता है लार्वा से बनता है वयस्क, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क बनता है। लार्वा से क्या बनता है स्टूडेंट्स? लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से वो वयस्क बनता है। जबकि अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं आती है, अंडा, निप और वयस्क। इसमें 3 अवस्थाएं आती है। और अपन बात करें लार्वा की तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वयस्क से बहुत भिन्न होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर पूर्ण कायांतरण के अंदर लार्वा होता है वो वयस्क से भिन्न होता है, अलग होता है, अक्सर कर्मी जैसा आकार होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनकी लार्वा होती है वो वयस्क से भिन्न होता है और इनके लार्वा का आकार होता है वो कर्मी जैसा होता है, कीड़े जैसे होते हैं। और अपूर्ण कायांतरण की बात करें तो ये वयस्क से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन इनके पंख और जननांग अनुपस्थित होते हैं। अगर अपन अपूर्ण कायांतरण की बात करें स्टूडेंट, जिन इंसेक्ट के अंदर अपूर्ण कायांतरण होता है उनके लार्वा होते हैं वो वयस्क से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनके अंदर पंख और वो
जननांग होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। और अपन बात करते हैं प्यूपा की। किसकी बात करते हैं? प्यूपा की। तो प्यूपा होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, उनके अंदर प्यूपा निष्क्रिय अवस्था में होता है, जिसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? काया पटल होता है, यानी कि उसके अंदर मुख्य रूप से लार्वा से वो वयस्क बनने का वो कार्य होता है। ये प्यूपा के अवस्था के अंदर होता है। काया पटल होता है यानी कि लार्वा से बिल्कुल ही वयस्क बन जाएगा। प्यूपा सुषुप्त अवस्था होती है, जबकि अपूर्ण कायांतरण में प्यूपा होती है वो अनुपस्थित होती है। प्यूपा अवस्था अपूर्ण कायांतरण के अंदर नहीं होती है। अगर मैं बात करूं काया पटल की, तो जटिल और अचानक परिवर्तन होता है। पूर्ण कायांतरण में जटिल होता है और अचानक परिवर्तन होता है। अपूर्ण कायांतरण में धीरे धीरे होता है और निप है वो धीरे धीरे वयस्क बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्ण कायांतरण तितली, शलभ, मक्खी और भड़ंग के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर होता है? तितली, शलभ, मक्खी और भड़ंग के अंदर पूर्ण कायांतरण होता है। जबकि टिड्डा, अपने वो ग्रासहॉपर, लोकेस्टा और ड्रैगन फ्लाई, इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? अपूर्ण कायांतरण होता है। अगला अपना अंतर है स्टूडेंट्स एंडोक्यूटिकल एंड एक्सोक्यूटिकल। क्या है स्टूडेंट्स? एंडोक्यूटिकल यानी अंत कंकाल एवं बाह्य कंकाल के बारे में अपन वो बात करने वाले अंतर की बात करेंगे कि एक्सोक्यूटिकल क्या होता है और एंडोक्यूटिकल क्या होता है। एक्सोक्यूटिकल होती है वो, इसके स्थान की बात करें तो एंडोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल के नीचे और एक्सोक्यूटिकल के, अगर एक्सोक्यूटिकल होती है एंडोक्यूटिकल होती है ये एपिक्यूटिकल तथा एक्सोक्यूटिकल के नीचे स्थित होती है, जबकि एक्सोक्यूटिकल होती है ये एपिक्यूटिकल के नीचे स्थित होती है। एक्सोक्यूटिकल क्या होती है स्टूडेंट्स? एपिक्यूटिकल के नीचे स्थित होती है। उसके बाद में अगला है अपने स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करूं तो एंडोक्यूटिकल नरम, लचीली, काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है। एंडोक्यूटिकल होती है ये नरम होती है, लचीली होती है, काइटिन तथा प्रोटीन से बनी होती है। जबकि एक्सोक्यूटिकल कठोर, स्क्लेराइज्ड होती है। कैसे होती है स्टूडेंट्स? कठोर होती है, इसके अंदर छोटे छोटे वो प्लेटें पाई जाती है, स्क्लेराइज्ड होती है, काइटिन की बनी होती है, प्रोटीन और स्क्लेरोटिन की बनी होती है। काइटिन, प्रोटीन और स्क्लेरोटिन की एक्सोक्यूटिकल होती है वो बनी होती है। अगर मैं बात करूं स्क्लेरोटाइजेशन, तो एंडोक्यूटिकल के अंदर स्क्लेरोटाइजेशन होता है वो अनुपस्थित होता है, इनके अंदर छोटी छोटी प्लेटें है वो नहीं बनती है। जबकि एक्सोक्यूटिकल के अंदर स्क्लेरोकाइटिन है वो उपस्थित होता है। अपन बात करें परतों की, तो एंडोक्यूटिकल लैमेलर संरचना दिखा सकती है, जबकि एक्सोक्यूटिकल सजातीय और स्तरित होती है। एक्सोक्यूटिकल लचीलापन और एंडोक्यूटिकल की बात करें तो ये लचीलापन और गतिशीलता प्रदान करती है। क्या होती है? एंडोक्यूटिकल लचीलापन तथा गतिशीलता प्रदान करती है, जबकि एक्सोक्यूटिकल सुरक्षा और संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है। एक्सोक्यूटिकल सुरक्षा और संरचनात्मक कार्य वो प्रदान करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिपेंडेंट की। अगला डिपेंडेंट है काटने वाले मुखांग और चबाने वाले मुखांग। क्या है स्टूडेंट्स? काटने वाले मुखांग और चबाने वाले मुखांग। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप्स। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप्स के मुखांग है उनकी अपन बात करेंगे। काटने वाले मुखांग होते हैं, इनके मैंडिबल अर्थात जबड़े और दांतेदार होते हैं। कैसे होते हैं? जबड़े होते हैं, ये मजबूत तथा दांतेदार होते हैं। काटने वालों की बाइटिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर जबड़े होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, ये काटने वाले होते हैं और मजबूत तथा दांतेदार होते हैं। जबकि चबाने वालों के अंदर मैंडिबल्स मजबूत और चपटे या खुरदरे होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं लेकिन चपटे तथा खुरदरे होते हैं। अगर मैं बात करूं काटने वाले मुखांगों के कार्य की, तो ये इनको भोजन को काटना, चीरना तथा पकड़ना होता है। काटने वाले मुखांगों के अगर मैं कार्य की बात करूं तो भोजन को काटना, भोजन को चीरना तथा भोजन को पकड़ना होता है। जबकि चबाने वाले मुखांगों का कार्य होता है भोजन को पीसना और चबाना। क्या स्टूडेंट्स? भोजन को पीसना और चबाना। अन्य भागों की बात करें तो इसके अंदर लेबुडम होता है। काटने वाले मुखांगों के अंदर लेबुडम होता है, ऊपरी ओठ, मैग्जिला यानी निचला जबड़ा, लेबियम निचला ओठ और हाइपोफेरिंक्स होते हैं। और इसी के अंदर चबाने वालों में भी लेब्रम, मैग्जिला, लेबियम और हाइपोफेरिक संरचना ये होती है। हाइपोफेरिक्स होती है जीव संरचना से, जीव जैसी संरचना होती है, मुख्य रूप से लार का है ये स्त्राव करती है। अगला है इसका भोजन प्रकार। तो काटने वाले मुखांगों का भोजन प्रकार होता है, ये ठोस भोजन होता है, पत्तियां, अन्य कीड़े वगैरह ऐसे। चबाने वालों का भी ठोस भोजन, पत्तियां और बीज वगैरह होते हैं। टिड्डा, तिलचट्टा, भरंग में मुखांग होते हैं, ये काटने वाले होते हैं, और कुछ वयस्क भरंग होते हैं, उनके अंदर चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिफरेंट की। अंदर अगला अपना डिफरेंट है मोथ तथा बटरफ्लाई। क्या है स्टूडेंट्स? कि मोथ और बटरफ्लाई के बीच में अपन को वो डिफरेंट बताना है। मोथ की बात करूं तो मोथ होते हैं ये ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं?
रात में सक्रिय होते हैं यानी कि निशाचर होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? मोथ होते हैं, ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर बोल सकते हैं या इनको अपन निशाचर बोल सकते हैं। मोथ होते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, रात्र में सक्रिय होते हैं। जबकि तितलियां होती है, ये दिवाचर होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? तितलियां होती है, ये दिवाचर होती है। बटरफ्लाई होती है, दिवाचर होती है, यानी दिन के अंदर अधिक सक्रिय रहती है। अगर एंटीना की बात करें तो मोथ के अंदर एंटीना पंखदार या धागे जैसे, सिर पर कोई घुंडी नहीं होती है। मोथ के अंदर एंटीना होती है, ये पंखदार होती है, धागे जैसी होती है, और एंटीना के सिर पर कोई भी है वो घुंडी नहीं होती है। जबकि तितली के अंदर एंटीना पतली, सीधी और सिर पर घुंडी जैसी संरचना होती है। तितली के अंदर एंटीना होगी वो सीधी होगी, पतली होगी, तथा एंटीना के सिर पर है वो घुंडी जैसी संरचना होगी। पंखों की बात करें तो मोथ में विश्राम के समय आमतौर पर सपाट या शरीर के किनारों पर फैले हुए होती है। मोथ के अंदर पंख होते हैं, वो विश्राम के समय सपाट तथा शरीर के किनारों पर फैले हुए रहते हैं। जबकि बटरफ्लाई में आमतौर पर ये ऊपर है वो सीधे खड़े रहते हैं। मोथ का शरीर होता है मोटा और बालों वाला होता है। तितली का शरीर पतला तथा चिकना होता है। मोथ होती है, मोथ का रंग कम चमकीला या भूरे रंग के होते हैं। मोथ कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? कम चमकीला या भूरे रंग के होते हैं। जबकि तितलियां होती है, ये चमकीली और रंगीन कलर की होती हैं। अगला अंतर है स्टूडेंट्स अपना होमोप्टेरा और हेमिप्टेरा गण के अंदर। क्या? होमोप्टेरा गण और हेमिप्टेरा गण। होमोप्टेरा की बात करें तो इनके अंदर अग्र और पक्ष पंख झिल्लीदार तथा समान बनावट के होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होमोप्टेरा गण के अंदर कीट होते हैं, गेंद के कीट, उनके अंदर अग्र पंख और पक्ष पंख होते हैं, वो झिल्लीदार होते हैं, समान बनावट के होते हैं, और कुछ में पंख होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। जबकि हेमिप्टेरा के अंदर अग्र भाग का आधा भाग मोटा और चमड़े जैसा होता है, जिसको अपन हेमिलाइट्रा बोलते हैं, और आधा भाग झिल्लीदार, पक्ष पंख पूरी तरह से झिल्लीदार होते हैं। मुख की बात करें तो होमोप्टेरा गण के अंदर चूसने वो छेदने वाले तथा चूसने वाले मुख होते हैं। कैसे होते हैं? छेदने वाले तथा चूसने वाले मुख होते हैं, और सिर के नीचे से निकलते हैं, सिर के नीचे वाले भाग से ये निकलते हैं। हेमिप्टेरा के अंदर भी है वो छेदने और चूसने वाले मुखांग होते हैं, लेकिन सिर के आगे से निकलते। कहाँ से निकलते हैं? सिर के आगे से ये निकलते हैं। भोजन की बात करें तो यह ज्यादातर भोजन है वो पौधों का रस चूसते हैं। होमोप्टेरा ज्यादातर भोजन पौधों के रस से है वो चूस कर प्राप्त करते हैं। हेमिप्टेरा भी रस चूसते हैं, लेकिन कुछ है वो शिकारी भी होते हैं। अगर मैं बात करूं कायांतरण की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? कायांतरण की अगर अपन बात करें तो अपूर्ण कायांतरण होता है। होमोप्टेरा गण के कीटों के अंदर अपूर्ण कायांतरण होता है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। जबकि हेमिप्टेरा के अंदर पूर्ण का, हेमिप्टेरा में भी है वो स्टूडेंट्स अपूर्ण कायांतरण होता है। दोनों का होमोप्टेरा और हेमिप्टेरा दोनों के अंदर है वो अपूर्ण कायांतरण होता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो होमोप्टेरा के अंदर एफिड्स, स्केल, कीड़े, सिंगाड़ आते हैं। हेमिप्टेरा के अंदर खटमल, लीफ फुटेड बग और स्टिक बग है वो आती है। अगला स्टूडेंट्स अपना अंतर है वो है मीजोथोरैक्स तथा मेटाथोरैक्स। कि मीजोथोरैक्स क्या होता है और मेटाथोरैक्स क्या होता है? मीजोथोरैक्स होता है ये अग्रवक्ष तथा मेटाथोरैक्स पक्षवक्ष के बीच का भाग होता है। मीजोथोरैक्स यानी कि मध्य वक्ष होता है स्टूडेंट्स, अग्रवक्ष और पक्षवक्ष के बीच का भाग होता है। और मेटावक्ष होता है ये मीजोथोरैक्स के पीछे का अंतिम वक्षीय भाग होता है, पक्षखंड होता है। मध्य जोड़ी पेड़ और जुड़े होते हैं। किसके अंदर? मीजोथोरैक्स की बात करें तो इसके अंदर मध्य जोड़ी पेड़ है वो जुड़े रहते हैं। मेटाथोरैक्स के अंदर पक्ष जोड़ी पेड़ जुड़े रहते हैं। मीजोथोरे होते हैं, इसमें अग्रपंख होते हैं जिसको अपन टैगमिना या इलाइट्रा कहते हैं। और मेटाथोरैक्स के अंदर पिच पंख होते हैं और उड़ने वाले पंख होते हैं। और अपन बात करें तो ये मीजोथोरैक्स होता है ये उड़ान और चलने में भूमिका निभाता है। मेटाथोरैक्स भी है, उड़ान तथा कूदने में भूमिका वो निभाता है। ये अंतर हो गया मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, यानी कि मध्यवक्ष और पक्षवक्ष। मध्यवक्ष और पक्षवक्ष के अंदर अपन को अंतर बताना है कि मध्यवक्ष के अंदर मध्य जोड़ी है वो टांगे निकलती है, पक्षवक्ष के अंदर पक्ष जोड़ी टांगे निकलती है, मध्यवक्ष के अंदर अग्रपंख निकलते हैं, टैगमिना और इलाइट्रा। पक्षवक्ष के अंदर है वो उड़ने वाले पंख है वो निकलते हैं। ये होते हैं वो उड़ान और कूदने को नियंत्रित करते हैं, ये चलने और उड़ान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब अपन अगला है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेगट्स और तृतीय अवस्था यानी कि मेगट और गर्भ के बीच में अंतर बताना है। किसके बीच में? मेगट और गर्भ के बीच में अपन को है वो अंतर बताना है। मेगट होता है ये कुछ मक्खियों में डिप्टेरा का पैर रहित लार्वा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिप्टेरा गण होते हैं। डिप्टेरा गण, डिप्टेरा गण के अंदर अपन को पता है सारी मक्खियां आती है, और डिप्टेरा गण के अंदर पैर रहित लार्वा होता है उसको अपन मेगट कहते हैं। और कोलियोप्टेरा गण के अंदर लार्वा होता है उसको अपन गर्भ बोलते हैं। गर्भ किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोलियोप्टेरा गण के कीटों को, कोलियोप्टेरा।
कोलियोप्टेरा गण के कीट होते हैं, उनके अंदर लार्वा अवस्था को अपन गर्भ बोलते हैं। और डिप्टेरा वर्ग के कीट होते हैं, मक्खियां वगैरह, इनके अपन लार्वा को मैगट के नाम से जानते हैं। मैगट का आकार होता है ये आमतौर पर पतला, बेलनाकार तथा सिर कम विकसित या अनुपस्थित होता है। मैगट और गर्भ दोनों ही है वो एक प्रकार से लार्वा ही होते हैं, लेकिन मैगट होता है डिप्टेरा गण के कीटों का होता है, और लार्वा होता है वो गर्भ होता है ये कोलियोप्टेरा गण के कीटों का होता है। मैगट की आकृति की बात करें तो ये पतला, बेलनाकार, सिर कम विकसित होता है, अनुपस्थित होता है। गर्भ होता है ये मोटा और सी आकार का, अच्छी तरह से विकसित होते हैं। अगर बात करें तो ये मैगट अक्सर सक्रिय रूप से रेंगते हैं या बिल बनाते हैं। गर्भ होते हैं ये कम सक्रिय होते हैं, मिट्टी के अंदर छड़े हुए कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। गर्भ होते हैं जैसे घरेलू मक्खी का लार्वा, मांस मक्खी का लार्वा, ये मैगट हो गया। गर्भ की बात करें तो व्हाइट गर्भ, यानी कि अपने व्हाइट गर्भ हो गई, इसका भड़ंग का लार्वा होता है। कली गर्भ का हो गया सफेद लट। अगला स्टूडेंट्स है प्रोटोपोड लार्वा एवं ओलिगोपोड लार्वा। ये क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रकार के लार्वा होते हैं, प्रोटोपोड लार्वा एवं ओलिगोपोड लार्वा। प्रोटोपोड लार्वा होते हैं ये आदिम उपांग या कोई स्पष्ट पैर नहीं होते हैं। प्रोटोपोड के अंदर कोई स्पष्ट पैर नहीं होते हैं। ओलिगोपोड के अंदर 3 जोड़ी वक्सी और अच्छी तरह से विकसित पैर होते हैं, वो पाए जाते हैं। प्रोटोपोड अक्सर असामान्य या खंडित आकार के होते हैं। प्रोटोपोड लार्वा असामान्य तथा खंडित आकार के होते हैं, जबकि ओलिगोपोड लार्वा अधिक विशिष्ट कीट लार्वा जैसे होते हैं। पोषण की बात करें तो प्रोटोपोड लार्वा आमतौर पर मेजबान के तरल पदार्थों पर भोजन करते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोपोड लार्वा होते हैं ये परजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि ओलिगोपोड विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्रोतों से वो भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ बात करें तो प्रोटोपोड लार्वा होते हैं ये हाइमेनोप्टेरा गण के प्रथम स्टार लार्वा होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाइमेनोप्टेरा गण के प्रथम स्टार लार्वा होते हैं, वो प्रोटोपोड होते हैं। ओलिगोपोड की बात करूं मैं तो ये कैम्पोडिफॉर्म लार्वा जैसे लेडी बर्ड बीटर का लार्वा, स्कारेबीफॉर्म लार्वा जैसे कुछ भरंग का ये लार्वा होता है। अगला स्टूडेंट्स लार्वा और प्यूपा में अंतर। क्या है स्टूडेंट्स, लार्वा तथा प्यूपा में अंतर। लार्वा होता है ये जीवन चक्र की सक्रिय भोजन करने वाली अवस्था होती है। लार्वा कैसी होती है, जीवन चक्र की सक्रिय होती है, एक्टिव स्टेज होती है और भोजन करने वाली अवस्था होती है। प्यूपा होती है ये जीवन चक्र की निष्क्रिय तथा रूपांतरणकारी अवस्था होती है, यानी कि इसके अंदर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कायांतरण होता रहता है। अगर बात करें तो ये आमतौर पर लार्वा गतिशील होता है, जबकि प्यूपा होती है वो गतिहीन होता है, निष्क्रिय होता है। प्यूपा कैसा होता है स्टूडेंट्स, गतिहीन तथा निष्क्रिय होता है। लार्वा की बात करें तो लार्वा का उद्देश्य है बढ़ना तथा ऊर्जा जमा करना। लार्वा आकार में बढ़ेंगे और ऊर्जा जमा करेंगे, ताकि प्यूपा अवस्था के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी ऊर्जा को अवशोषित कर सकें। प्यूपा का मुख्य उद्देश्य होता है वयस्क रूप में काया पलट करना, यानी कि वयस्क रूप में परिवर्तित होना है। अगला बात करें बाहरी संरचना, तो लार्वा से बहुत भिन्न हो सकता है। लार्वा होता है ये वयस्क से बहुत भिन्न होता है। कैसा होता है, लार्वा वयस्क से बहुत भिन्न होता है। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के उपांग होते हैं। प्यूपा होता है ये एक सुरक्षात्मक बंद आवरण होता है। अगला स्टूडेंट्स अपना डिफरेंट है वो है प्रोग्नेथस और हाइपोग्नेथस सिर के बारे में। किसके बारे में, सिर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें अपन को प्रोग्नेथस और हाइपोग्नेथस सिर के बारे में अपन को डिफरेंट बताना है। अगर मैं बात करूँ इसके अभिविन्यास की, जो प्रोग्नेथस सिर होते हैं, प्रोग्नेथस सिर का लंबा अक्ष शरीर के क्षैतिज अक्ष के साथ में संरेखित होता है, यानी कि इसके मुखांग होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, आगे की ओर निर्देशित होते हैं। कैसे होते हैं, आगे की ओर निर्देशित होते हैं। शरीर के साथ में वो क्षैतिज बनाते हैं, 180 डिग्री का है वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। हाइपोथेलेमस की बात करूं तो ये सिर का लंबा अक्ष शरीर के ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है, 90 डिग्री पर ये होता है स्टूडेंट्स। मुख होता है ये नीचे की ओर निर्देशित करते हैं। और अपन बात करें तो आगे की ओर मुख्य भाग होते हैं। प्रोग्नेथस सिर के अंदर मुख्य भाग होते हैं वो आगे की ओर होते हैं। हाइपोग्नेथस सिर के अंदर मुख्य भाग होते हैं ये नीचे की ओर होते हैं। और अपन बात करें शरीर का आकार, तो इनका शरीर का आकार होता है वो लंबा और चपटा होता है। ये सामान्य कीट शरीर के आकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स एग्जांपल की, तो प्रोग्नेथस सिर होता है ये ग्राउंड बीटल और कुछ शिकारी लार्वा के अंदर होता है, जबकि हाइपोग्नेथस सिर होता है स्टूडेंट्स ये अपने ग्रास हॉपर के अंदर, लोकेस्टा के अंदर और तिलचट्टा के अंदर पाया जाता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स अपन ने डेफिनेशन और डिफरेंट मुख्य देख लिए।
अब अपन बात करने वाले हैं अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की, तो पहला अपना क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट हेड, यानी कि अपन को शरीर के कीट होते हैं, कीटों के सिर के वो अलग अलग अपन को वर्गीकरण बताना है, कीट सिर का वो वर्गीकरण करना है। तो कीटों के शरीर को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कीटों का शरीर है, इसको 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, सिर, वक्ष और उदर के अंदर। किसके अंदर? सिर, वक्ष और उदर के अंदर अपन इनको 3 भागों में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर अपन 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। इनमें अगर अपन सिर की बात करें स्टूडेंट्स, तो सिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रमुख ज्ञानेंद्रिय जैसे नेत्र, स्पर्श, मुखांग, माउथ पार्ट्स तथा मस्तिष्क स्थित होता है। सिर के अंदर नेत्र होते हैं, एंटीना, इसको अपन स्पर्श को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंटीना। उसके अलावा माउथ पार्ट्स होते हैं, मुखांग होते हैं, मस्तिष्क है वो स्थित होता है। शरीर की संरचना, संधियों तथा मुख की दिशा के आधार पर इसका वर्गीकरण है वो किया गया है। सिर को है, सिर की संरचना, सिर के अंदर संधियां तथा मुख की दिशा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो कीटों के सिर के वह 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब अपन बात करते हैं सिर की सामान्य संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अपन है वो इंसेक्ट हेड की बात करने वाले हैं। तो कीटों का सिर कठोर संरचना का होता है, जिसको अपन सिर कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटों का सिर होता है ये कठोर संरचना का होता है, जिसको अपन है स्टूडेंट्स हेड कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये 6 भ्रूणीय खंडों में मिलकर बना होता है। भ्रूणीय अवस्था की मैं बात करूं तो कीटों की भ्रूणीय अवस्था के अंदर खंड होते हैं। ये कितने खंडों का बना होता है? कीटों का सिर 6 खंडों का बना होता है। कितने खंडों का बना होता है स्टूडेंट्स? भ्रूणीय अवस्था के अंदर कीटों का सिर है वो 6 खंडों का बना होता है। इस पर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है, संयुक्त नेत्र पाई जाती है। कैसे? एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाई जाते हैं, एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है, मुखांग उपस्थित होती है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग भी है वो सिर में ही होता है। मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र की बात करें, इसका प्रमुख भाग भी अपने कीटों के सिर के अंदर ही होता है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट हेड की। मैं अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मुख की दिशा के आधार पर कीटों को 3 भागों में बांटा है। मुख की दिशा के आधार पर कीटों को 3 भागों के अंदर बांटा है। पहला है हाइपोग्नेथस सिर, हाइपोग्नेथस हेड। ये होते हैं इस प्रकार के सिर में मुखांग नीचे की ओर स्थित होते हैं। क्या स्टूडेंट्स? हाइपोग्नेथस सिर के अंदर मुखांग होते हैं। ये मुखांग कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? मुखांग नीचे की ओर स्थित होते हैं। अगर भोजन की बात करें मुख की दिशा की, तो भोजन की ओर नीचे की दिशा में होता है। मुख की दिशा कैसी होती है? भोजन की ओर नीचे की दिशा में होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रास ऑपर, जू या अपने लूज के अंदर, और टर्माइट, दीमक के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स सिर पाए जाते हैं। हाइपोक्थेनस सिर पाए जाते हैं। ये सिर आमतौर पर उन कीटों में पाया जाता है जो सतह पर बैठकर नीचे से खाना खाते हैं। हाइपोग्नेथस सिर की मैं बात करूं तो सिर का वक्ष और मुखांग होते हैं, उनके साथ में 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे मान लो ये कीटों का सिर हो गया, तो इनके अंदर मुखांग होती है वो इस प्रकार की वो पाई जाती है। यहाँ इस पर 90 डिग्री का 90 डिग्री का वो स्टूडेंट्स कोण बनता है। सिर होते हैं ये उन कीटों के अंदर पाया जाता है मुख्य रूप से जो सतह पर बैठकर नीचे का भोजन खाते हैं, उनके अंदर हाइपोग्नेथस प्रकार के सिर पाया जाता है। उसके बाद में अगला है प्रोग्नेथस सिर। आंखें आगे की ओर मुखांग होते हैं इनमें। इस प्रकार के सिर में मुखांग आगे की ओर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? मुखांग होते हैं वो आगे की ओर स्थित होते हैं। शरीर की अग्र दिशा की ओर मुख की दिशा होती है। मुख की दिशा की बात करें तो शरीर की अग्र दिशा की ओर होती है। बीटल्स और टाइगर बीटल के अंदर है वो इस प्रकार के है। बीटल के अंदर तथा टाइगर बीटल के अंदर प्रोग्नेथस हेड पाए जाते हैं। ये सिर संरचना उन कीटों में पाई जाती है जो शिकार करते हैं या अपने भोजन को पकड़ने के लिए मुख को आगे की ओर प्रयोग करते हैं। ये कीट अगर मैं बात करूं प्रोग्नेथस हेड की, तो उन कीटों के अंदर पाए जाते हैं जो शिकार करने का कार्य करते हैं, उन कीटों के अंदर पाया जाता है। इसमें कौन बनता है? वो 180 डिग्री का बनता है। जैसे ये अपना कीट हो गया, कीटों का वक्ष भाग हो गया, तो इनके अंदर मुखांग होते हैं वो इस प्रकार के वो आगे की ओर पाए जाते हैं। अगला है ओपिस्टोगेनस ओपिस्टोगेनस हेड। क्या है स्टूडेंट्स? ओपिस्टोगेनस हेड्स। अगर अपन ओपिस्टोगेनस हेड्स की बात करें तो इस प्रकार के मुखांग पीछे की ओर झुके होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? मुखांग होते हैं वो पीछे की ओर झुके हुए रहते हैं। मुख की दिशा शरीर के पीछे की ओर होती है। ये एफिड्स के अंदर और थ्रिप्स, मच्छर आदि के अंदर है वो स्टूडेंट्स पाई जाती है। इसमें कौन बनता है? वो न्यून कौन बनता है। कैसा बनता है स्टूडेंट्स? न्यून कौन है वो बनता है 90 डिग्री से कम बनता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस सिर की विशेषता की थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। तो बनावट में मुखांक पीछे की ओर झुकते हैं, ये जिससे ये कीट पौधे से रस चूसने में सक्षम होते हैं। रस चूसने वाले कीट होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर है वो इस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। अगला है अपना सिर के अंगों की सूची। कंपाउंड आई की बात करें तो कंपाउंड आई होते हैं, ये दृष्टि हेतु होते हैं, देखने का कार्य करते हैं। कंपाउंड आई का इसका कार्य करते हैं स्टूडेंट्स, देखने का कार्य करते हैं। सरल नेत्र होते हैं जिसको अपन ओसिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओसिली। सरल नेत्र को ओसिली बोलते हैं। ओसिली होते हैं स्टूडेंट्स ये प्रकाश की तीव्रता का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? प्रकाश की तीव्रता का ये अनुभव करते हैं। एंटीना की बात करूं तो ये स्पर्श, गंध, तापमान का अनुभव करते हैं। मुखांक भोजन ग्रहण का कार्य करते हैं। मुखांक किसका कार्य करते हैं? भोजन ग्रहण का कार्य करते हैं। कीटों के सिर का वर्गीकरण उनके भोजन के तरीके, वातावरण तथा जीवन शैली के अनुसार है वो विकसित हुआ है। यह वर्गीकरण कीटों की पहचान, कीटों का सिर वर्गीकरण, कीटों की पहचान, कीटों के व्यवहार और कार्य प्रणाली को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है स्टूडेंट्स मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। कीटों के अंदर पाए जाने वाले कायांतरण की अपन को व्याख्या करनी है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, कीटों के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के मेटामॉर्फोसिस या 3 प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण की बात करें तो ये एक जैविक प्रक्रिया है। कीट अपने जीवन चक्र के दौरान एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। मेटामॉर्फोसिस कैसी होती है स्टूडेंट्स? एक जैविक प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कीट अपनी होते हैं वो एक जीवन चक्र के अंदर एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर प्रवेश करते हैं। अंडे से लेकर पूर्ण विकसित कीट एडल्ट बनने की ये परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? अंडे से लेकर एडल्ट यानी वयस्क बनने की यह संपूर्ण परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। कायांत इसमें कीटों की वृद्धि, विकास और अन्य रूप में वो बदलाव लेकर आती है। कायांतर मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स? कायांतर होता है, मेटामॉर्फोसिस मुख्य रूप से 4 प्रकार के अंदर प्रकार का वो स्टूडेंट्स होता है। पहला है एमेटाबोलस कायांतरण। क्या है स्टूडेंट्स? एमेटाबोलस कायांतरण। एमेटाबोलस कायांतरण कीटों के अंदर कोई विशेष कायांतरण नहीं होता है। एमेटाबोलस कायांतरण के अंदर कीटों के अंदर कोई विशेष कायांतरण या विशेष अपन मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, निर्मोचन होता है, वो विशेष कायांतरण नहीं होता है। अंडे से निकलने वाला निप वयस्क की तरह ही दिखता है और केवल आकार छोटा होता है। अंडे से निप निकलता है, ये वयस्क की तरह ही दिखता है, लेकिन इनका आकार है वो छोटा होता है, बाद में बड़ा हो जाता है। विकास के दौरान आकार बढ़ता है पर संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। सिल्वर फिश स्प्रिंग गेटर्स के अंदर है ये इस प्रकार के कायांतरण पाया जाता है। एमेटाबोलस होता है वो सिल्वर फिश तथा स्प्रिंग टेलस के अंदर पाए जाते हैं। अगला है हेमी मेटाबोलस कायांतरण। क्या है स्टूडेंट्स? हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। क्या? हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। ये कायांतरण अधूरा कायांतरण बोलते हैं, इसको अपन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं या अपूर्ण कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हिंदी की मैं बात करूं तो इसको अपन अपूर्ण कायांतरण है वो बोलते हैं। हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसमें जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, अंडा, निप और वयस्क। क्या होती है स्टूडेंट्स? अंडा, निप और तीसरी होती है वो होती है वयस्क। कीटों का जीवन चक्र 3 अवस्थाएं होती है, अंडा, निप तथा वयस्क होती है। निम्ब पानी या जमीन पर होता है। निम्ब का होता है स्टूडेंट्स पानी तथा जमीन पर होता है और वयस्क से मिलता जुलता ही होता है, परंतु इनके अंदर पंख तथा जननांग होते हैं वो नहीं होते। मोल्टिंग होता है वो कलेवर त्याग के साथ आकार बढ़ता है। मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है, आकार बढ़ता है और वयस्क में वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे ग्रास होपर, टर्माइट और जू। ग्रास होपर, टर्माइट और जू के अंदर है वो स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। उसके बाद में अगला है होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। क्या है स्टूडेंट्स? होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, जिसको अपन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अपन वो बोलते हैं, ये पूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। ये जटिल प्रकार का कायांतरण होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? कीटों के अंदर जटिल प्रकार का कायांतरण होता है। इसमें कीटों की 4 अवस्थाएं, अंडा, जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं वो आती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क आती है। लार्वा पूर्णतः वयस्क से भिन्न दिखता है। लार्वा कैसा होता है? वयस्क से वो पूर्ण रूप से भिन्न होता है। प्यूपा अवस्था में पुनर्गठन होता है और वयस्क का निर्माण होता है। प्यूपा अवस्था के अंदर क्या होता है? पुनर्गठन होता है, वयस्क का निर्माण होता है। जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मधुमक्खी, बीटल के अंदर होता है। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मधुमक्खी और बीटल के अंदर इस प्रकार के कायांतरण पाए जाते हैं।
अगला है स्टूडेंट्स अपना हेटेरोमेटाबोलस कायांतरण। क्या होता है हेटेरोमेटाबोलस कायांतरण? इसको अपन मिश्रित कायांतरण के नाम से जानते हैं। हेटेरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस को मिश्रित कायांतरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती है, अंडा, निप और वयस्क। परंतु निप जल में रहता है। निप क्या होता है स्टूडेंट्स? जल के अंदर रहता है, जिसको अपन नायंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नायंट बोलते हैं। हेटेरोमेटाबोलस या अपना मिश्रित कायांतरण होता है, इसके अंदर निम्ब होता है, वो जल के अंदर रहता है, जिसको अपन नायंट बोलते हैं। वयस्क स्थल पर रहता है। इन दोनों अवस्थाओं के रहन सहन और शारीरिक बनावट में अंतर होता है। जैसे ड्रैगन फ्लाई, डेमस्लेल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और डेमस्लेल फ्लाई के अंदर इस प्रकार के मिश्रित कायांतरण पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। कायांतरण का जैविक महत्व क्या है? कायांतरण के जैविक महत्व की अपन वो बात करने वाले हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं में अलग आहार, लार्वा और वयस्क में अलग खान पान होने से आपसी प्रतिस्पर्धा कम होती है। कीटों के विभिन्न अवस्थाओं के अंदर कीटों का भोजन अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है। इसके कारण क्या होता है? कंपटीशन होता है, वो कम होता है। जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न वातावरण में रहने की क्षमता होती है। विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। तो विभिन्न प्रकार के वातावरण के अंदर रहने की क्षमता होती है, जिससे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संरचना और व्यवहार में विविधता से अनुकूलता में सहायता मिलती है। स्ट्रक्चर और बिहेवियर में क्या होती है? विविधता होती है, अलग अलग होती है, संरचना अलग होती है, उनका व्यवहार अलग होता है, जिससे अनुकूलन में इनको कीटों को सहायता मिलती है। विकास के दौरान अंगों का पुनर्गठन होता है। जैसे होलोमेटाबोलस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? मुख्य रूप से होलोमेटाबोलस यानी पूर्ण कायांतरण के अंदर अंगों का होता है वो पूर्ण विकास होता है। अगला है पाचन। क्या है? कीट पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए। क्या स्टूडेंट्स? पाचन तंत्र के बारे में बताना है अपन को। अगर मैं बात करूं पाचन तंत्र की, तो वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को सरल, घुलनशील और अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करता है। पाचन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है? कीट होता है, अपने द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन को घुलनशील, सरल और अवशोषण योग्य रूप के अंदर परिवर्तित करता है। यह शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जा सके। इस प्रक्रिया में एंजाइमों की सहायता होती है। किसकी सहायता लेते हैं स्टूडेंट्स? पाचन में एंजाइमों की कीट सहायता लेते हैं। अगला है कि पाचन के अंतर्गत भोजन को यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। पाचन के द्वारा यह कीटों को जो भोजन होता है, भोजन को अपन यांत्रिक, मैकेनिकल और रासायनिक, केमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा इनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, जिसका अवशोषण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब यह तो हो गया स्टूडेंट्स पाचन। अब अपन बात करते हैं पाचन संरचना। क्या पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। पाचन तो क्या हो गया? पाचन क्या? भोजन को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ना, यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, जिसका अवशोषण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, उसको अपन पाचन बोलते हैं। पाचन होती है ये एक जैविक प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। भोजन कीट भोजन ग्रहण करता है, उसको सरल अणुओं में, घुलनशील और अवशोषण अणुओं के अंदर है वो परिवर्तित करता है। अब बात करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र वह संरचना है जो भोजन को पचाने, अवशोषित करने और अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है। पाचन तंत्र होता है ये भोजन को पचाने, अवशोषित करने, भोजन को पचित भोजन को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थ होता है इसको बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें विभिन्न अंग ग्रंथियां शामिल होती है क्रमश भोजन को ग्रहण करने, उनका यांत्रिक या रासायनिक विघटन, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा अपशिष्ट को उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। अगला है कीटों का पाचन तंत्र। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट की, तो कीटों के पाचन तंत्र एक सरल लेकिन प्रभावी नली जैसा होता है, जिसको अपन एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। कीटों के पाचन तंत्र को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है। क्या स्टूडेंट्स? मुख से प्रारंभ होता है और गुदा पर ये समाप्त होता है। इनको अपन मुख्य रूप से तीन भागों के अंदर बांटते हैं, फोरगट या स्टोमोड्रम, अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर। कौन सा स्टूडेंट्स? अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर। फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट, मिडगट और हिंडगट तीन अलग अलग अपन भागों के अंदर है वो कीटों के पाचन तंत्र को बदलते हैं, बांटते हैं। पहला है फोरगट, या जिसको अपन स्टोमोड्रम बोलते हैं। इसमें मुख एक होता है, पहला भाग होता है कीट अंग होता है वो होता है मुख। मुख कीट को भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करता है। कीट होता है ये
भोजन को स्टूडेंट्स मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। कीट क्या करते हैं, भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अगला है अपना फेरिंग्स। क्या है स्टूडेंट्स, फेरिंग्स। फोरगट की बात करते हैं अपन। कीटों के पाचन तंत्र को 3 भागों में बांटा है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट का पहला अंग है वो है माउथ या मुख। मुख होता है ये भोजन ग्रहण करता है। अगला अंग आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है ये भोजन को आगे की ओर धकेलने का कार्य करता है। फेरिंग्स क्या करता है स्टूडेंट्स, भोजन को आगे की ओर धकेलने का कार्य करता है। उसके बाद में अगला अपना आता है एसोफेगस, यहाँ ग्रास नली बोलते हैं इसोफेगस। ये एक संकरी नली होती है ग्रास नली, भोजन को फोरगट से वो मिडगट की ओर ले जाती है। भोजन को क्या करती है, फोरगट से मिडगट की ओर ले जाने का कार्य कौन करती है, तो अपनी ग्रास नली वो करती है। क्रॉप, क्रॉप होती है ये भोजन को अस्थायी संग्रह करती है। क्रॉप क्या करती है, भोजन का अस्थायी संग्रह करती है। गिजार्ड अपन ने पहले पढ़ा था, ये भोजन को पीसने का कार्य करती है। गिजार्ड क्या करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। इसके अंदर दांतेदार संरचनाएं होती है। यह तो हो गए अपने फोरगट के मुख्य अंग, मुख, दूसरा ग्रास नली, तीसरा क्रॉप, चौथा हो गया मिडगार्ड, गिजार्ड सॉरी। फोरगट के 4 अंग हो गए, मुख, फेरिंग्स, ग्रास नली, क्रॉप और गिजार्ड। अब अपन बात करते हैं मिडगट की। किसकी बात करेंगे, मिडगट की है वो स्टूडेंट्स बात करने वाले मध्यांतर की। मिडगट की बात करें तो ये वो भाग होता है जहाँ भोजन मुख्य रूप से रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। भोजन का पाचन तो अपन ने छोटा छोटा उसको पीस तो दिया गिजार्ड के अंदर। अब भोजन के अंदर क्या होगा, रासायनिक पाचन होगा और पोषक तत्वों का क्या होगा स्टूडेंट्स, अवशोषण होगा। इसमें गैस्ट्रिक सिका नामक उंगली नुमा ग्रंथियां होती है जो पाचक रस स्त्रावित करती है। मिडगट के अंदर गैस्ट्रिक सिका नाम की है अंगुली नुमा ग्रंथियां होती है। गैस्ट्रिक सिका नाम की अंगुली नुमा ग्रंथियां होती है जो पाचक रस का स्त्राव करती है। यहाँ कोई कार्टिन अस्तर नहीं होता। क्या स्टूडेंट्स, मिडगट के अंदर कोई भी है वो कार्टिन अस्तर नहीं होता है जिससे ये पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद में तीसरा भाग आता है वो आता है हिंडगट। मिडगट के अंदर अपन को ध्यान रखना है भोजन का रासायनिक पाचन और अवशोषण होता है, मिडगट के अंदर होता है। मिडगट के अंदर गैस्ट्रिक सिका नामक अंगुली नुमा पर्वत पाए जाते हैं जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पाचक रसायनों का है वो स्त्राव करते हैं। उसके बाद में अगला है अपना हिंडगट या पचांत्र। इसमें अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित और उत्सर्जित किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि कीटों के किस भाग के अंदर भोजन का अवशोषण होता है तो मिडगट के अंदर है भोजन का अवशोषण होता है। हिंडगट के अंदर क्या होता है, पदार्थ होते हैं वो संग्रहित और उत्सर्जित किए जाते हैं। इसमें इलियम, कोलन, रेक्टम होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इलियम, कोलन और रेक्टम होता है। रेक्टम से है भोजन मल होता है वो बाहर निकलता है। मेलपीकियन नलिकाओं की बात करें तो ये मध्यांतर और पश्चांतर की संधि क्षेत्र को निकलती है। अगर मैं बात करूं मेलपीकियन ट्यूबर्स की, मेलपीकियन नलिकाओं की बात करूं तो ये मिडगट तथा हिंडगट के बीच के मध्यांतर भाग से वो निकलती है, मध्यांतर और पश्चांतर संधि से निकलती है। ये उत्सर्जन में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है स्टूडेंट्स, उत्सर्जन के अंदर सहायक होती है। पाचन तंत्र की विशेषताओं की बात करें तो सरल संरचना होती है, आकार में छोटा होता है फिर भी कार्यात्मक पूर्ण रूप से होता है। 3 खंड होते हैं इनके अंदर, इसके अंदर 3 खंड होते हैं, अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर। अग्रांतर भोजन संग्रहण, भोजन का पाचन या अवशोषण करता है और अपशिष्ट का निष्कासन, भोजन का संग्रह। और अग्रांतर क्या करता है स्टूडेंट्स, अग्रांतर होता है ये भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का पीसता है। मध्यांतर की बात करूं तो मध्यांतर के अंदर भोजन का पाचन होता है और भोजन का अवशोषण मध्यांतर के अंदर होता है, मिडगट के अंदर होता है। और अपन बात करें अपशिष्ट निष्कासन की तो ये होता है अपने हिंडगट या पश्चांतर के अंदर होता है। उसके बाद में एंजाइमों की भूमिका तो विभिन्न पाचक एंजाइम जैसे एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करता है, प्रोटीएज पाचन प्रोटीन को है वो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। एमाइलेज एंजाइम होता है वसा का है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने वो करता है पाचन। तो ये हो गया अपने कीटों के पाचन तंत्र की संरचना आप एक बार है वो देख लेना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना जनन तंत्र क्या है। जनन क्या है, मादा कीट के जनन तंत्र को अपन को सचित्र वर्णन कीजिए। क्या है कि जनन क्या है और मादा जनन तंत्र को अपन को सचित्र बताना है। जनन की बात करें तो जनन जीवन की एक मौलिक जैविक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन जीवन की एक मौलिक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जीव अपने समान नए जीवों उत्पन्न करता है। जनन के माध्यम से, रिप्रोडक्शन के माध्यम से जीव होते हैं वो अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं।
ये जैविक निरंतरता होती है, बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जनन के बिना जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जनन के बिना जीवन का अस्तित्व समाप्त होता है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें होती है वो नर और मादा से और संतान का जन्म होता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा। इसमें एक ही है वो इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, बिना किसी जनन के वो इसमें होता है, बिना एक ही अभिभावक होता है जिससे अपन इससे संतान उत्पन्न होती है, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें नर और मादा जनक होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, जिसमें गैमेट्स या फिर युग्म कोशिकाओं के सहयोग से नई संतान बनती है। कीटों में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कीटों के अंदर जनन, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र अलग अलग होता है। अब अपन बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र में मुख्य अंडाणु का निर्माण, परिपक्वता और अंडों को बाहर निष्कासन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। पहला होता है अंडाशय। कीटों में दो अंडाशय होते हैं, खंडित सेगमेंटेड होते हैं। दो अंडाशय होते हैं जो खंडित होते हैं और प्रत्येक अंडाशय से कई ओवल्स है वो निकलते हैं। यही अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अगला ओविडक्ट है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडाशय में एक गौण अंडवाहिनी निकलती है। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर एक मुख्य अंडवाहिनी बनाती हैं। फिर अगला है गोनोपोर या जनन छिद्र। गोनोपोर या जनन छिद्र, मुख्य अंडवाहिनी जनन छिद्र के माध्यम से जनन छिद्र में खुलती है, वेजाइना में खुलती है, यहीं से अंडे वो बाहर निकलते हैं। मुख्य अंडवाहिनी होती है जनन क्षेत्र के माध्यम से वेजाइना के अंदर खुलती है और वेजाइना से वो स्टूडेंट्स अंडे बाहर निकलते हैं। अगला है वेजाइना, ये अंडों को बाहर निकालने का मार्ग होता है और फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है वो वेजाइना के अंदर स्टूडेंट्स होता है। उसके बाद में अगला है स्पर्मेथिका या शुक्रधानी। यह विशेष एक थैली होती है, मादा कीट नर से प्राप्त शुक्राणुओं को संग्रहित करती है शुक्रधानी के अंदर, स्पर्मेथिका के अंदर। स्पर्मेथिका के अंदर ये अंडे निकलते हैं, तब यहाँ से शुक्राणु बाहर आकर अंडाणुओं से वो निषेचन करते हैं। फिर जनन ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ अंडों को ढकने वाले जिलेटिन्स पदार्थ या खोल बनाती है। जनन ग्रंथियाँ होती है जो अंडों को ढकने वाले जिलेटिन्स पदार्थ होते हैं, इनको है वो बनाती है, जिससे अंडे सुरक्षित रहते हैं। मादा जनन तंत्र की विशेषताओं की बात करें तो उच्च उत्पादकता, एक बार में वो सैकड़ों अंडे देती है, जैसे अपने टर्माइट हो गया, दीमक हो गया, जिसको मादा दीमक को अंडे देने की मशीन बोलते हैं। शुक्राणु संरक्षण, शुक्रधानी के अंदर शुक्राणु है वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, विविधता पाई जाती है। उसके बाद में निषेचन होता है। ये इनकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, विशेषता हो गई। अब आप ये मादा जनन तंत्र का चित्र है वो देख सकते हो, ये इस प्रकार का वो मादा जनन तंत्र का चित्र होता है। अगला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपना कि इंसेक्ट क्यूटिकल क्या होता है। कीट क्यूटिकल की संरचना और कार्यसूची। कीटों के शरीर की सबसे बाहरी परत को अपन क्यूटिकल कहते हैं। यह शरीर को बॉडी वेल का मुख्य भाग होता है। बॉडी वॉल शरीर भित्ति का मुख्य वॉल होता है, मुख्य भाग होता है। ये कठोर लचीला आवरण कीट को संरक्षण, आकृति, गति और अन्य कई कार्यों में सहायता प्रदान करती है। क्यूटिकल कीटों के बाह्य कंकाल का वो निर्माण करती है। क्यूटिकल की संरचना की बात करूं तो इसमें पहला आता है एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल क्यूटिकल की सबसे बाहरी पतली परत होती है। ये मोम या लेपिड्स की वो बनी होती है, जल रोधी होती है, शरीर से पानी के नुकसान को रोकती है। उसके बाद में दूसरी आती है प्रोटोक्यूटिकल। ये क्यूटिकल की मोटी परत होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रोटोक्यूटिकल क्यूटिकल की मोटी परत होती है। ये दो उप परतों से मिलकर बनी होती है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल होती है ये कठोर और टैनिन युक्त परत होती है। एक्सोक्यूटिकल कठोर होती है, टैनिन युक्त परत होती है। इसमें काइटिन और प्रोटीन टाइट से जुड़े रहते हैं, यानी कि काइटिन और प्रोटीन होते हैं वो अधिक जुड़े रहते हैं। कीटों की कठोरता और बाह्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। फिर एंडोक्यूटिकल मुलायम और लचीली परत होती है, इसमें भी काइटिन पाया जाता है, ये अधिक लचीला होता है। ये परत कीटों के शरीर को गति में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद में अगला है क्यूटिकुलर कवरेज। क्या है स्टूडेंट्स, क्यूटिकुलर कवरेज। अगर मैं क्यूटिकुलर कवरेज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, सबसे बाहरी रासायनिक परत होती है जिसमें सेरेब्रल लिपिड परतें पाई जाती है। क्यूटिकल की रासायनिक संरचना की बात करें तो काइटिन मुख्य घटक होता है, प्रोटीन होता है,
इसके अंदर लिपिड और पिगमेंट्स ये होते हैं स्टूडेंट मुख्य संरचना। अब इनके अपन कार्यों की बात करें तो पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी कि संरचनात्मक आधार प्रदान करता है, फिर है वो मूवमेंट गतिज सुविधा प्रदान करता है, उसके बाद में अपन बात करें तो संवेदी अंगों को आधार प्रदान करता है, रंग और आवरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर मोल्टिंग और एंडोकाइसिस में सहायक होते हैं, रासायनिक स्त्राव करते हैं, केमिकल क्या करते हैं सिग्नल करते हैं और संचार का है वो कार्य करते हैं। अगला स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर हो गए अपने एपिक्यूटिकल की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कीटों में एंटीना की संरचना को बताना है। अगर मैं बात करूं एंटीना तो ये मुख्य संवेदी अंग होते हैं, एक जोड़ा में सिर अग्रभाग में स्थित होते हैं, कीटों को है उनके परिवेश से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में सहायता है वो प्रदान करते हैं। एंटीना की संरचना में विविधता होती है, जैसे अपन बात करें पहली एंटीना को है वो 3 खंडों के अंदर बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया स्टूडेंट्स? 3 खंडों में बांटा गया। पहला है वो स्केप एंटीना का पहला भाग होता है, ये आधारभूत भाग होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? स्केप होता है एंटीना का प्रथम भाग होता है और आधारभूत भाग होता है। उसके बाद में पेडिसिल दूसरा खंड होता है, स्केप के बाद में आता है। पेडिसिल के अंदर जॉनसन के अंग पाए जाते हैं। किसके अंग पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? जॉनसन के अंग नामक विशेष संवेदी अंग पाए जाते हैं। फ्लैगेलम, उसके बाद में एंटीना के कार्य है गंध की पहचान करना, स्पर्श संवेदना, श्रवण यानी कि सुनना, संतुलन और गति का अनुभव कराना, रासायनिक संकेतों में अनुभव होता है। फिर अपन बात करेंगे एंटीना के रूपांतरण। तो रूपांतरण में पहला एंटीना आता है फिलिफॉर्म प्रकार का। कैसा आता है? फिलिफॉर्म प्रकार का। यह टिड्डी और तिलचट्टा के अंदर पाया जाता है। फिर आता है सीटी सेट का। कैसा आता है? सेटी सेट प्रकार का, पतली और नुकीली होती है, आधार मोटा, सिर पतला, ड्रैगन फ्लाई के अंदर। क्लेवेट की बात करें तो ये गद्दाकार होता है, गद्दा होता है वैसा होता है। अंतिम खंड मोटे और गद्दा के समान होते हैं, तितली के अंदर पाई जाती है। सिरेट की बात करें, सिरेट एंटीना आरी के दांत जैसे होते हैं, बीटल के अंदर पाए जाते हैं। इनको आप है वो स्टूडेंट्स एक बार देख लेना। फिर है पैक्टिनेट कंघी के जैसे होते हैं, लंबे खंडों से लंबे तंतु होते हैं, कंघी की तरह दिखते हैं। फायर बीटल वगैरह हो गया। फिर मच्छर, उसके बाद में पलमोज, पंखुड़ीदार, प्रत्येक खंड पर लंबे बालों जैसे तंतु होते हैं पलमोज में। ये प्रकार का नर मच्छरों के अंदर पाया जाता है, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। फिर है जीनिकुलेट में बात करें तो ये कोनीदार होते हैं, मधुमक्खी के अंदर और आंटी के अंदर, चींटी के अंदर है ये पाए जाते हैं, आंटी के अंदर नहीं। उसके बाद में अगला है लेमेलेट प्रकार के एंटीना होते हैं, ये स्कॉर्प बीटल प्रकार के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटों में संचार की है सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन को बात करनी है स्टूडेंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है और कीटों में ओपन टाइप सर्कुलेटरी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है स्टूडेंट्स? कीटों के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है, मानव के अंदर बंद होता है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो पहली ये खुली संरचना। इसके रक्त को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हीमोलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलिप है वो बोलते हैं। हीमोलिप होता है कीटों के रक्त को कहते हैं और जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रंगहीन या पीला रक्त होता है। हीमोलिप के अंदर कोई विशेष रंग होता है वो नहीं होता है। उसके बाद में हृदय के ट्यूब के समान होता है। पहला अपन बात करते हैं हीमोलिम्फ की मैं बात करूं स्टूडेंट तो ये कीटों के शारीरिक द्रव्य है, ये रक्त और लिम्फ का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं स्टूडेंट्स? रक्त तथा लिम्फ का वो कार्य करते हैं। ये गुहा, कीटों की गुहा यानी कि हेमोकोल में भरकर सभी अंगों को वो ढकता है। इसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं होती है, पोषण का वितरण, अपशिष्ट निष्कासन और रोग प्रतिरोधक क्रियाएं होती है वो इसके अंदर होती है। उसके बाद में अगला बात करें स्टूडेंट्स तो ये पीठ की ओर नलीनुमा संरचना होती है जिसको अपन डोर्सल वेसल कहा जाता है। पीठ की ओर नलीनुमा संरचना होती है जिसको अपन डोर्सल वेसल कहते हैं कीटों के अंदर। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है हृदय और दूसरा होता है अओट्रा। हृदय खंडों में विभाजित पीछे की ओर स्थित होता है और एओर्टा होता है ये आगे की ओर एक सीधी नली के रूप में होती है। उसके बाद में बात करें ओस्टिया छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हृदय की दीवारों पर स्थित होते हैं। इसके माध्यम से हीमोलिम्फ होता है वो हृदय में प्रवेश करता है। इसमें एक दिशा में खुलने वाले बॉल होते हैं। उसके बाद में हिमोसील, शरीर की गुहा के अंदर है वो हिमोसील प्रवाहित होता है।
सभी अंग है वो इसके अंदर तैरते हैं, पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है धड़कन नियंत्रण। हृदय की धड़कन स्वचालित होती है परंतु तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी नियंत्रित होती है। हृदय प्रति मिनट 30 से 180 बार धड़कता है। कीटों का हृदय होता है वो प्रति मिनट 30 से वो 180 बार है वो धड़कने का स्टूडेंट्स कार्य करता है। उसके बाद में कार्यों की बात करें तो पोषण वितरण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, रोग प्रतिरोधक कार्य करता है। और अपन बात करें कि ये घाव की मरम्मत करता है, घावों को भरने में सहायक होता है, हार्मोनों का संचार करता है। अब अपन बात करें कि कीटों का कौन सा है स्टूडेंट्स, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कार्य नहीं करते हैं। तो ये क्या नहीं करते, ऑक्सीजन का वहन नहीं करता है, ये अपन को ध्यान रखना है। ये हो गया अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम। अगला है कीटों के मुखांग को सचित्र वर्णन कीजिए। कीटों के मुखांग की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें वे सभी भोजन ग्रहण कर, कीटों के मुखांग वह संरचनाएं होती है जिससे ये भोजन ग्रहण करती है। संरचनात्मक विविधता पाई जाती है इनके अंदर है। भोजन के अलग अलग भोजन शैली के कारण विभिन्नता होती है। कीटों की जीवन शैली भोजन प्रकार और पर्यावरण के अनुसार होती है। कीटों के मुखांग कीट के सिर के अग्र भाग में स्थित होते हैं। बात करें तो पहला टाइप होता है काटने और चबाने वाले मुखांग। काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं सामान्य और आदिम प्रकार के मुखांग होते हैं। इसमें भोजन को काटने और चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। संरचना की बात करें तो लेब्रम होता है वो ऊपरी होठ होता है जिसको अपन एक प्रकार का आवरण होता है, मुख को बंद करने का कार्य करता है। मैंडिबल्स जबड़ा होता है भोजन को काटते हैं। मैक्सिलरी सहायक जबड़े होते हैं जो भोजन को पकड़ने और भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, मैंडिबल्स। लेबियम की बात करें तो निचला होठ होता है, ये सहायक अंग होते हैं। हाइपोफेरिंक्स की बात करें तो लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइपोफेरिंक्स लार ग्रंथियां होती है। टिड्डा और तिल चट्टा के अंदर चबाने और काटने वाले मुखांग होते हैं। उसके बाद में चुबाने और चूसने वाले मुखांग। मुखांग तरल भोजन जैसे रक्त और भोजन पौधों से और रस को चूसते हैं। इसकी संरचना की बात करें स्टूडेंट्स तो मैंडिबल्स और मैक्सिलरी होते हैं, ये लंबे सुई जैसे होते हैं। लेबियम एक आवरण का कार्य करते हैं। मच्छर और पिच्छू खटमल के अंदर है चुबाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। अगला है चूसने वाले मुखांग, ये परागसर चूसने वाले कीटों के अंदर है वो स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। इसकी मैक्सिलरी लंबी नलिका में परिवर्तित होती है। मैंडिबल्स अनुपस्थित होते हैं। चूसक नलिका कुंडलित रहती है और आवश्यक अनुसार है वो बाहर फैलाई जाती है। तितली पतंग इनके अंदर होती है। फिर है स्पंजाकार और चूसने वाले मुखांग, ये अर्ध तरल भोजन को चूसने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसमें लेबियम होती है, ये स्पंजन संरचना के रूपांतरण में भोजन को सोखने का कार्य करती है। मुंह के अंत में लेबियम के साथ में एक लेबेला नामक स्पंजाकार संरचना होती है। फिर काटने और चूसने वाले मुखांग, ये मुखांग जिसमें कीट है वो पहले काटता है फिर है वो रस को चूसता है। इसमें मैंडिबल्स और मैक्सिलरी दोनों सुईनुमा होते हैं। फिर है मुखांग के भाग कार्य। मुखांग के भाग की बात करूं, लेब्रम ऊपरी होठ होता है जो भोजन को पकड़ने और ढकने का कार्य करता है। मैंडिबल्स भोजन को काटने का कार्य करता है। मैक्सिलरी सहायक अंग होता है, ये भोजन को पकड़ना और भोजन को स्थानांतरित या चबाने का कार्य करता है। निचले होठ की बात करें तो निचला होठ सहायक संरचना होती है, भोजन को नियंत्रित करता है। हाइपोफेरिक्स लार ग्रंथि में लार स्तरण में सहायक होता है। ये हो गए कीटों के मुखांग का स्ट्रक्चर। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कीटों में पंख की संरचना और रूपांतरण में उदाहरण। पंखों की संरचना और उनके रूपांतरण बताने। कीटों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है पंख जो उड़ने में सहायक होते हैं। कीट ये एकमात्र ऐसे इनवर्टिबर्ड्स होते हैं जिनके अंदर है वो उड़ने की क्षमता पाई जाती है। कीटों के पंख न केवल उड़ने के लिए कार्य आते हैं बल्कि ये ध्वनि उत्पादन, ताप नियंत्रण और छलावरण यानी कि कीटों के ऊपर छला का आवरण बनाने में काम आते हैं। पंख होते हैं वो काइटिन त्वचा से बने पतले विस्तार होते हैं। ये वक्ष के मीजोथोरैक्स तथा मेटाथोरैक्स में होते हैं। अग्रवक्ष में यानी अग्रवक्ष के अंदर है पंख नहीं पाए जाते हैं। एक जोड़ी कीटों में दो पंख पाए जाते हैं, एक तो होते हैं अग्र पंख और एक होते हैं पक्ष पंख। अग्र पंखों की बात करें, पंखों की सामान्य संरचना के अंदर पंख झिल्ली होती है, ये पारदर्शी पतली और झिल्लीनुमा होती है, रक्त नहीं होता है। पंख सिराएं होती है, ये कठोर काइटिन संरचनाएं होती है, इनके आकार मजबूत होते हैं। कोशिकाएं होती हैं, इनकी बात करें तो सिराओं के बीच के भागों को कोशिकाएं कहा जाता है जो खुली या बंद होती हैं। पंख जोड़ होते हैं, ये एक जटिल जोड़ प्रणाली होते हैं, थोरैक्स से जुड़े होते हैं। फिर है पंखों के प्रकार और रूपांतरण।
पंखों के प्रकार में पहला पंख के प्रकार है टैगमीना। क्या है स्टूडेंट्स? टैगमीना। कठोर मोटे चमकीले अग्र पंख होते हैं, ये उड़ने में सहायता नहीं करते हैं, टिड्डा और तिलचट्टा के अंदर पाए जाते हैं। फिर है इलाइट्रा, ये कठोर अग्र पंख होते हैं जो पृष्ठ भाग व ढकने का कार्य करते हैं। ये भी पंख है वो उड़ान में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बीटल्स के अंदर पाए जाते हैं। अगला है हेमिली। हेमिली पंखों की मैं बात करूं तो ये पंख पीछे के पंखों के स्थान पर पाई जाने वाली छोटी गोल संरचनाएं होती है, उड़ने के दौरान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। हेमिलेट्रा अग्र पंख आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से झिल्ली नुमा ये होते हैं, खटमल वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। फिर अगला पंखों का फ्यूजन। कुछ कीटों में अग्र पंख पक्ष पंख उड़ान के दौरान आपस में जुड़ते हैं, जैसे तितली में फोरेनकुला, मधुमक्खी में वो हेमुली। पंखों का लोभ की बात करूं स्टूडेंट्स में तो कुछ कीटों में पंख होते हैं पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, जैसे दीमक की श्रमिक जातियां, इनके अंदर पंख नहीं होते हैं। पंखों के कार्यों की बात करें तो उड़ान, संरक्षण, सलावरण यानी पंखों के रंग और आकृति कीटों के छिपने में सहायता प्रदान करती है, संचार और ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पंख विन्यास। पंख कीटों के पंख उनके वक्ष से निकलते और अब अपन बात करते हैं पंख विन्यास की। पंख विन्यास की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये तो पंखों की परिभाषा अपन ने अभी देखी है। पंख विन्यास की बात करें तो पंखों की आपसी स्थिति, संरचना और जोड़ने की विधि या उड़ान के समय उनकी आपसी संचालन के तरीके होते हैं। पंख विन्यास की बात करें तो पहला है फ्री मूविंग विन्यास। कौन सा स्टूडेंट्स? फ्री मूविंग विन्यास। पंख अग्र पंख और पक्ष पंख होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, पंखों के बीच में कोई यांत्रिक जोड़ नहीं होता है, जैसे टिड्डा, ड्रैगन फ्लाई। फिर है फोरेनकुला। फोरेनकुला में पंख होते हैं वो पीछे के पंखों पे से एक बॉल नुमा संरचना निकलती है, ये मौत के अंदर होते हैं। हेमूली युग्मन की बात करूं तो हेमूली युग्मन होता है मुख्य रूप से मधुमक्खी और ततैया या वाष्प के अंदर है वो पाए जाते हैं। इसमें पंख पर होते हैं वो स्टूडेंट छोटे हुक जैसी संरचनाएं होती है, आगे के पंख कोष्ठा छिरा से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें उड़ान के समय दोनों पंख होते हैं वो एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, अग्र पंख और पक्ष पंख। अगला पंख विन्यास है स्टूडेंट्स एम्फीस्टेथोसिस विन्यास। इसमें पंख दोनों ओर स्थित होते हैं और बीच में एक रेखा से समान दूरी पर फैले होते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई। एलिट्रा विन्यास होते हैं बीटल के अंदर होते हैं। अगला है स्टूडेंट्स हेल्ट्री विन्यास। इसमें पंख पीछे के पंख में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर। पंख विन्यास के महत्व की बात करूं तो उड़ान नियंत्रण, संतुलन, ऊर्जा दक्षता और अनुकूलन का ये कार्य करते हैं। उसके बाद में अगला है कीटों में प्यूपा एवं लार्वा अवस्था को समझाइए। कीटों के जीवन चक्र की बात करें तो 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। क्या होती है स्टूडेंट्स? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। इसमें लार्वा एवं प्यूपा अवस्था होती है वो महत्वपूर्ण परिवर्तनशील अवस्थाएं होती है। लार्वा वह अवस्था होती है जो अंडों से निकलने के तुरंत बाद आती है। लार्वा अवस्था अंडे से निकलने के तुरंत बाद आती है। यह अवस्था पोषण, भोजन और वृद्धि की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय होती है। संरचनात्मक रूप से पूरी तरह से वो वयस्क कीट से भिन्न होती है। पंख नहीं होते हैं, कई बार आंखें और अंगों की संरचना अलग होती है। यह भोजन ग्रहण करता है, बहुधा बार मोल्टिंग यानी इसके अंदर कवच परिवर्तन करता है। फिर है लार्वा के प्रकार। लार्वा के प्रकार की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, पहला है वर्मिलीफॉर्म। ये कर्मी के लार्वा जैसे होते हैं, जैसे मक्खियों में पाए जाते हैं। फिर है एकाफॉर्म, इरुका फॉर्म। क्या है स्टूडेंट्स? एरुका फॉर्म प्रकार के होते हैं, ये रेशमी कीटों या तितलियों में बालदार लार्वा होते हैं। उसके बाद में एस्कार्बा फॉर्म है वो भृंगों के अंदर पाए जाने वाला सी आकार का लार्वा होता है। उसके बाद में अगला है स्टूडेंट्स कैम्पोडिफॉर्म। इसमें सक्रिय लंबे पावों वाला जैसे लार्वा होते हैं। लेडी बर्ड बीटल में हनी बी की बात करूं तो मधुमक्खी का लार्वा बिना आंखों का तथा बिना पंखों का होता है। रेशम कीट का लार्वा बहुत अधिक भोजन करता है और मोरे के पंखों को खाता है। किसके पंखों को खाते हैं? सहतूत के पंखों को खाता है। सहतूत के पत्ते होते हैं, सहतूत के पत्तों को है वो खाने का कार्य करता है। फिर है प्यूपा अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कीट शरीर की बाहरी रूप से निष्क्रिय प्रतीत होता है, लेकिन आंतरिक रूप से अत्यधिक जैविक क्रिया चलती है। प्यूपा के अंदर कीट होता है, बाहरी रूप से तो निष्क्रिय होता है, लेकिन आंतरिक रूप से अत्यंत सक्रिय होता है। यह वयस्क में रूपांतरित करते हैं। विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रियाओं का केंद्र माना जाता है, वो इसको प्यूपा को मानते हैं। यह किसी आवरण, कोकून या
आवरण के अंदर बंद रहता है, भोजन नहीं करता है, बहुत कम मिलता जुलता है, संरचना है वो टूट जाती है, लार्वा की संरचना है, और वैस कीट जैसे पंख, आंखें, पांव विकसित होते हैं। प्रकार की बात करूं तो पहला है ऑप्टेक प्यूपा, अंग शरीर से चिपके होते हैं जैसे तितलियों में। एक्सेरकेट प्यूपा, अंग खुले होते हैं जैसे भृंगों के अंदर। पोड़काट प्यूपा, प्यूपा लार्वा की त्वचा के अंदर रहती है जैसे अपन माने तो मक्खियों में। फिर है रेशम कीट का प्यूपा, रेशमी कोकून में बंद रहता है। अगला स्टूडेंट्स और सर्जन तंत्र, एक्सोलेटरी सिस्टम के बारे में अपन को बताना है। सभी जीवों के शरीर में उपापचय या मेटाबॉलिक चयापचय या मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अवांछनीय विषैले पदार्थ बनते हैं, यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इन पदार्थों को यदि शरीर में ही रहने दिया जाता है तो विषाक्त प्रभाव डालते हैं, अंत इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को अपन उत्सर्जन कहते हैं, और इस तंत्र का कार्य करता है उसको अपन उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला तंत्र यह कीटों के अंदर होता है, वो अत्यंत विकसित होता है। इसमें मुख्य प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है वो मेलपीगीय नलिकाएं होती है। मेलपीगीय नलिकाएं की बात करें स्टूडेंट्स, पहला इसमें भाग आता है, अखांग आता है, वो होता है मेलपीगीय नलिका। ये पतली लचीली संरचनाएं होती है। ये कीटों के मध्य अंतर में और मिड गट और हेड गट के जंक्शन से निकलती है, संधि से निकलती है। हिमोलिक से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शोषित करती है और उन्हें पश्चातर में पहुंचाने का कार्य करती है। यह अपशिष्ट पदार्थों के साथ में जल पुनः शोषित करके शेष मल पदार्थों से वो कीटों को शरीर से बाहर निकालती है। उसके बाद में अगला है स्टूडेंट्स रेक्टम और एनस। ये दीवार की गुदा की दीवार में विशेष कोशिकाएं होती है जो जल को पुनः अवशोषण का कार्य करती है। सूखा और केंद्रित उत्सर्जन द्वारा गुदे द्वारा बाहर निकलता है। प्रमुख उत्पाद की बात करें तो यूरिया कीट होते हैं, मुख्यतः यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? यूरियोटेलिक होते हैं, यानी वे यूरिया अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अम्ल ठोस रूप में होता है जिसमें जल की न्यूनतम हानि होती है। कीटों के शुष्क वातावरण में जीवित रहने का लाभकारी है। फिर है मिडगट। मिडगट में पतली मेलपीगीय नलिका जुड़ी रहती है। अगर बात करो इनके विविधता की तो कुछ जलीय कीटों में क्या होते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन होता है, एमिनोटेलिक होते हैं। नेफ्रिडिया ग्रीन ग्रंथियां, जैसे ग्रीन ग्लैंड्स कोशिका उत्सर्जन भी होता है, लेकिन कीट वर्ग में मेलपीगीय नलिका सबसे प्रमुख है। ये होता है स्टूडेंट्स इसका डायग्राम। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपने विस्तृत गणों के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? कीटों के अंदर विस्तृत गणों के बारे में वो अपन को बताना है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर 100% आएगा। आइसोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कैलियोप्टेरा, डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा, 7-8 प्रकार के गण है, उनके बारे में अपन को बताना है। पहला अपन बात करते हैं आइसोप्टेरा की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा गण की अपन है वो बात करने वाले हैं। तो ये सामान्य नाम इसका दीमक होता है, टर्माइट्स होता है इसके आइसोप्टेरा में। सामाजिक जीवन जीते हैं, कीट होते हैं वो सामाजिक जीवन जीते हैं, लकड़ी या सेलुलोज पर निर्भर रहते हैं। इनकी बात करें विशेषताओं की, इनका शरीर होता है, ये सामाजिक कीट होते हैं। आइसोप्टेरा गण के कीट होते हैं सामाजिक कीट होते हैं, कॉलोनियां बनाकर रहते हैं। शरीर नरम, रंग हल्का, आकार छोटा मध्यम से होता है। 2 जोड़ी पंख होते हैं, ये आकार में समान होते हैं। मुखांग होते हैं, ये च्युइंग टाइप के होते हैं, यानी कि च्युइंग टाइप के प्रकार के होते हैं, चर्वणक प्रकार के होते हैं। काटने वाले, चबाने वाले मुखांग होते हैं। लकड़ी, कागज, पौधे के गुदा खाते हैं। आहार पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए पाचन तंत्र में प्रोटोजोआ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटोजोआ पाई जाती है। ट्राइकोनिम्बा नामक प्रोटोजोआ वो पाई जाती है। इसमें कार्य विभाजन स्पष्ट देखने को मिलता है, जैसे श्रमिक, सैनिक, प्रजनक, राजा रानी। महत्व की बात करें तो यह दीमक लकड़ी, फर्नीचर, पुस्तकों को खाकर नष्ट कर देती है। कृषि की फसलों में हानि पहुंचाती है। उदाहरण है भारतीय दीमक, ओडेंटोटर्बस ओबेसस। क्या स्टूडेंट्स? पहला गण था, इसका उदाहरण है भारतीय दीमक ओडेंटोटर्बस ओबेसस। आइसोप्टेरा का उदाहरण है। अगला है स्टूडेंट्स अपना लेपिडोप्टेरा गण। कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। इसके अंदर तितली है, कीट आते हैं, बटरफ्लाइज एंड मोथ आते हैं लेपिडोप्टेरा के अंदर। ये गण अत्यंत सुंदर और आकर्षक कीटों का समूह होता है। इसमें तितलियां और पतंगे पाई जाती हैं। पंख होते हैं, ये रंगीन होते हैं। वयस्क अवस्था में 2 जोड़ी पंख होते हैं। मुखांग होते हैं, ये सूंड नुमा होते हैं।
जिससे ये फूलों के रसों को चूस देने का कार्य करते हैं। कैटरपिलर अवस्था होती है, इनकी लार्वा अवस्था होती है, ये कैटरपिलर होती है। चवर्ण प्रकार के मुखांग होते हैं, बहुत अधिक खाते हैं। प्यूपा अवस्था में पूर्ण काय अंतरण होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ये दिनचर होते हैं और तितलियां दिनचर होती है, जबकि रात्रिचर पतंगे होते हैं इस गण में शामिल होते हैं। वयस्क फूलों का रस खाते हैं, लार्वा पत्तियां तने फलों को खाते हैं। इनके अंदर मैं बात करूं तो रेशम कीट आता है, बोमेक्स मोराई से रेशम प्राप्त करता है, परागण करने में सहायक होते हैं। हानिकारक कीटों की बात करें तो इसमें फसलें, कपास, सब्जियां खाने वाले भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हेलिकोर्पा, आर्मीजेरा, स्पोडोप्टेरा, लिचुरा जैसे कीट आते हैं। अगला है प्लेन टाइगर, तितली और रेशम कीट होते हैं, इनके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल होते हैं। फिर अगला अपना गण है वो है आर्थोप्टेरा, जिसमें टिड्डा और झिंगुर वर्ग आते हैं। कौन सा? टिड्डा और झिंगुर वर्ग आते हैं। भूमि पर चलने और कूदने वाले ये कीट, भूमि पर चलने और कूदने वाले कीट जैसे टिड्डा, झिंगुर आते हैं। पिछली टांगे कूदने के लिए अनुकूल होती है। मुखांग होते हैं, ये चवर्ण प्रकार के होते हैं, काटने वाले होते हैं। अग्रपंख होते हैं, ये टेगमिना होते हैं। पंचपंख होते हैं, ये झिल्लीदार होते हैं। इनमें अंडों से सीधे निम्ब निकलती है, यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। नर कीट ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसको स्ट्रीडुलेशन बोलती है। उदाहरण की बात करें तो टिड्डा, झिंगुर। उसके बाद में अपना चौथा गण है स्टूडेंट्स हेमिप्टेरा गण। कौन सा है स्टूडेंट्स? हेमिप्टेरा गण है। हेमिप्टेरा गण की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये अर्धपंखी कीट होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धपंखी कीट होते हैं। इस गण में सस्य तथा उद्भिद कीटों से संबंधित होते हैं। मुखांग चूषण प्रकार के होते हैं, चूसने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, वो मुखांग होते हैं। और अपन बात करें तो अर्धपंख कठोर और अर्ध झिल्लीदार होते हैं। इसमें हेमिलेटर पंख होते हैं। कौन से होते हैं? हेमिलेटर पंख पाए जाते हैं। मुखांग होते हैं, ये चूसने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा परजीवी या पौधों का रस चूसते हैं। जल में रहने वाले कीट होते हैं। ओपोरा की बात करें तो होमोप्टेरा गण होता है, एफिड्स वगैरह। हेटेरोप्टेरा गण में जैसे बेडबग और वाटरबग, इनको उपवर्ग होमोप्टेरा और हेटेरोप्टेरा दो उपवर्गों में बांटा है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल है लाल कपास कीट और एफिड। अगला अपना गण है कोलियोप्टेरा। इसके अंदर भरंग आते हैं। सबसे बड़ा गण है वो स्टूडेंट्स कौन सा है? कोलियोप्टेरा है। अग्रपंख कठोर होते हैं, जिसको इलाइट्रा बोलते हैं। शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। मुखांग होते हैं, ये स्विमिंग प्रकार के होते हैं, काटने वाले होते हैं, चबाने वाले होते हैं स्टूडेंट, चबाने वाले। पूर्ण रूपांतरण देखा जाता है। लार्वा कठोर सक्रिय कीट भक्षी और शाकाहारी होते हैं, जिसमें लेडी बर्ड बीटल होते हैं, ये लाभकारी कीट होते हैं। जबकि अनाज के भंडारण में काम आने वाले कीट होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। अगला अपना स्टूडेंट्स गण है वो है डिप्टेरा। दो पंखों वाले कीट आते हैं। इस गण में मक्खी, मच्छर, चिचड़ आदि आते हैं। डिप्टेरा में केवल अग्रपंख होते हैं। पक्षपंख संतुलन के लिए होल्टियर में परिवर्तित हो जाते हैं। मुखांग होते हैं, ये चूसने और सेदने वाले होते हैं। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। लार्वा होती है, इनको अपन एपोइड्स और मैगट कहते हैं। लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं, जो पंख रहित, पैर रहित होता है। ये रोग फैलाने वाले कीट होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, मस्टिक्यू, मच्छर वगैरह। जैव नियंत्रण में काम आते हैं, जैसे टाइकेनेडी फ्लाई वगैरह। उसके बाद में अगला अपना एग्जाम्पल है गरम मक्खी, मलेरिया। फिर है हाइमेनोप्टेरा। कौन सा गण है स्टूडेंट्स? हाइमेनोप्टेरा, जिसमें झिल्लीदार पंख आते हैं, झिल्ली पंखी कीट आते हैं। सामाजिक और पराक्रमी कीट, मधुमक्खी, ततैया इन गण में आते हैं। इसमें जो दो जोड़ी झिल्लीदार पंख पाए जाते हैं। मुखांग चवर्ण और चूसने वाले होते हैं। सामाजिक उच्च स्तर पर विकसित होते हैं। रानी, श्रमिक और सैनिक वर्ग होते हैं। इसमें अंडज या पार्थेनोजेनेटिक्स प्रजनन होता है। क्या होता है? अंडज होते हैं, यहाँ पार्थेनोजेनेटिक्स प्रजनन होता है, ये रानी के द्वारा होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एपिस मेलिफेरा शहद उत्पादन करती है, परागण में सहायक होती है। इनके उदाहरण भारतीय मधुमक्खी, वेस्प वगैरह होते हैं, ततैया वगैरह होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स अपने एंटोमोलॉजी के मुख्य क्वेश्चनों की है वो बात की थी, और मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गई। समय अभाव के कारण अपन ने इस क्लास को थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया। पूर्ण रूप से जो बताना चाहते थे वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।